सभी आदरणीय जनों को, शिक्षा क्षेत्र से आए हुए सभी विद्वानों को, शिक्षाविदों को, जन उद्गोर सेवा संस्थान के इस मंच से मैं कुलदीप तिवारी सभी को प्रणाम करता हूं और जन उद्गोर सेवा संस्थान के इस मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की चर्चा का विषय है नई शिक्षा नीति 2020। तो जैसा कि हम सब लोग परिचित हैं कि आज हम सभी लोग इस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ में अपने अपने क्षेत्र के विद्वान पुरोधा उपस्थित हैं और जिनका मैं एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। हमारे साथ में डॉक्टर हरिशंकर जैन जी हैं। मैं आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी का स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर शीला मिश्रा जी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शीला मिश्रा जी। आप सभी परिचित हैं उनसे और समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमारे लिए आदरणीय हैं, हमें उनका सदैव मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ में डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी हैं। डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी चित्रकार हैं और कला के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। जन उद्गोर सेवा संस्थान के मंच से हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में। हमारे साथ में डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी हैं। डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी नवयुग कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य हैं, मनोविज्ञान विभाग से हैं, मनोविज्ञान से जुड़ी हुई हैं, मनोविज्ञान की प्रवक्ता हैं और आज हमें उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ में डॉक्टर ज्योति तिवारी जी हैं। लखीमपुर खीरी भगवान आर्य दीन इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है डॉक्टर ज्योति तिवारी जी। हमारे साथ में वक्ता के रूप में श्रीमती शशि मिश्रा जी हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। श्रीमती शशि मिश्रा जी को अभी विशेष रूप से हम बधाई भी देना चाहेंगे अपने जन उद्गोर सेवा संस्थान के मंच से, क्योंकि उन्होंने अभी शीघ्र ही राज्य शिक्षक पुरस्कार दिया गया है और राज्य शिक्षक पुरस्कार एक अपनी बड़ी उपलब्धि है। श्रीमती शशि मिश्रा जी, आपको जन उद्गोर सेवा संस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत है। साथ ही जन उद्गोर सेवा संस्थान के जो हमारे साथ पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, विभिन्न पदाधिकारी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे साथ में डॉक्टर आभा त्रिवेदी जी हैं, जो मंच का संचालन का कार्य करेंगे, आज के कार्यक्रम संचालन का कार्य करेंगी। तो डॉक्टर आभा त्रिवेदी जी रुहेलखंड विश्वविद्यालय में हैं। आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन। जंतु विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छी वक्ता हैं। आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन जन उद्गोर सेवा संस्थान के इस मंच से। हम अपने सभी कार्यकर्ताओं का भी स्वागत अभिनंदन, सभी पदाधिकारियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का विषय हमारी है नई शिक्षा नीति 2020। 34 वर्षों बाद एक नई शिक्षा नीति लाई गई है। 34 वर्ष तक इसकी आवश्यकता तो बहुत पहले से महसूस होती रही, लेकिन 34 वर्ष बाद इसे अभी हम सबके समक्ष देख पा रहे हैं और इसे केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है। जैसे कि हम जानते हैं, बाकी तो हमारे जो शिक्षाविद जुड़े हुए हैं वो चर्चा में आपको अपने अनुभव से अवगत कराएंगे और आप नई नई बातें बताएंगे, लेकिन संक्षिप्त में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज की चर्चा का विषय क्या है। क्योंकि जब इस कार्यक्रम की बात हमने जन समुदाय के बीच रखी कि ऐसा कार्यक्रम जन उद्गोर सेवा संस्थान के मंच से इस प्रकार की चर्चा, इस प्रकार का संवाद हम करने जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ प्रश्न उठाए हैं हमसे। बहुत सारे लोगों ने कुछ प्रश्न किए हैं कि इन प्रश्नों को भी चर्चा में सम्मिलित किया जाए। तो उन प्रश्नों का मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि वो प्रश्न प्रयास करें कि आप सब लोग उनका उत्तर दे सकें कि क्या हमें पाठ्यक्रम में भी बदलाव की आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 1968 में शायद पहली शिक्षा नीति लागू हुई थी। इसके बाद 1986 में दूसरी शिक्षा नीति लागू हुई। 1992 में 1992 में कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए थे, जब
श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी केंद्र में। इसके बाद से फिर कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है। तो ये भी प्रश्न आता है कि क्या पहले शिक्षा नीति जो थी, क्या स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था, या पहले से अब में क्या परिवर्तन है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम चर्चा में सम्मिलित करेंगे, और बीच बीच में प्रश्न भी हम उठाते रहेंगे जो हमारे श्रोताओं द्वारा पूछे जा रहे हैं। उन प्रश्नों को हम आपके समक्ष रखते रहेंगे, और आप सभी से निवेदन करेंगे कि उन प्रश्नों के उत्तर हमारे श्रोताओं तक अवश्य पहुंचे। तो इसी के साथ में मैं आगे मंच के संचालन के लिए हमारी डॉक्टर आभा त्रिवेदी जी को मैं निवेदन करूंगा, आमंत्रित करूंगा कि वो मंच संचालन का, आगे का कार्यक्रम संचालन का कार्य अपने हाथों में ले। डॉक्टर आभा त्रिवेदी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं कुलदीप तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि ऐसे विद्वत मंच से मुझे जुड़ने का अवसर प्रदान किया। आप सभी विद्वानों के बीच में अपने आप को पाकर के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़े जो हमारे सबसे सीनियर सबसे सीनियर वक्ता हैं, आदरणीय हरिशंकर जैन जी, प्रोफेसर शीला मिश्रा जी, डॉक्टर अवधेश कुमार जी, डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी, ज्योति तिवारी जी, शशि मिश्रा जी, मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। साथ ही जो जन उद्घोष सेवा संस्थान के पदाधिकारी गण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय अतुल मिश्रा जी, प्रभाकर शर्मा जी, प्रवीण कंचन जी, अनुल मिश्रा जी, प्रदीप जैन पाटनी जी, मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आज के इस विचार गोष्ठी में। जैसा कि कुलदीप जी ने कहा कि और पूरे देश में सब जगह नई शिक्षा नीति को लेकर के बहुत सारे वेबिनार्स का आयोजन किया जा रहा है, ताकि हम इस विषय को ठीक से समझ पाए, हम ये जान पाए कि जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये शिक्षा व्यवस्था लाई गई है, ये हमारे लिए कितनी उचित रहेगी या अनुचित रहेगी। इस विषय पे कई सारे वेबिनार जो है आयोजित किए गए हैं। आज हम सब आप विद्वत जनों को सुनेंगे, आपके मतों को सुनेंगे। थोड़ा सा मैं अपने 2 मिनट में अपने विचार रखती हूँ। देखिए, भारत की अगर हम थोड़ा पुरातन काल में चले, प्राचीन काल में चलें, तो भारत एक ऐसा देश है कि प्राचीन काल में जब भी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, शिक्षा, जब भी इसका जिक्र आता था तो पूरा विश्व भारत की तरफ देखता था। भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जहां ज्यादातर विदेशी छात्र जो है वो शिक्षा ग्रहण करने आया करते। लेकिन क्या ऐसा परिवर्तन हुआ, कौन से ऐसे बदलाव हुए, ऐसा क्या हुआ जो हमारी शिक्षा नीति का स्तर आज ये हो गया है। आज हम अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, समाज में यदि नजर उठा करके देखें तो हमारे खुद के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों का रुख अपनाने लगे हैं। वो भारत जो अपने ज्ञान और संस्कार के लिए जाना जाता था, आज वो भारत क्यों विदेशी ताकतों की तरफ, क्यों विदेशी शिक्षा व्यवस्था के प्रति इतना आसक्त हो गया है। निश्चित रूप से यह विचार करने के लिए ये एक विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। बात हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति से शुरू करते हैं। जब गुरुकुल शिक्षा पद्धति व्यवस्था थी, आप सब जो है, आप सब ने वेद पुराण पढ़े हुए हैं। जब छात्र जो है अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण, देखिए तब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि ट्यूटर आकर के आपको घर पे पढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि राजा दशरथ सक्षम नहीं थे या नंद जी सक्षम नहीं थे। वे चाहते तो गुरु को हायर कर सकते थे और भगवान राम समेत उनके सभी भाइयों की शिक्षा दीक्षा जो है वो अपने ही राज्य में करा सकते थे। भगवान कृष्ण की शिक्षा दीक्षा भी उन्हीं के ग्रह पे हो सकती थी। लेकिन उस वक्त का ये नियम था कि अगर छात्र को शिक्षा ग्रहण करनी है तो उसे गुरुकुल के नियमों का पालन करना है, उसे गुरुकुल में जाकर के रहना है, उसको अपने गुरु की सेवा करनी है। और एक कारण यह भी कि ऐसा करने पर जो छात्र है वो अपने गुरु के निरंतर सानिध्य में रहे और प्रकृति के सानिध्य में रहे, ताकि वो अपनी शिक्षा के अतिरिक्त अन्य चीजों के बारे में भी
सीख सके, जान सके। माफ करिए। आप सब जानते हैं कि अर्जुन एक बड़े श्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन क्या हुआ, अज्ञातवास के समय जब उनको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ी, जब उनको अपना 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 परिचय छुपाना पड़ा, तब उन्होंने बृहन्नला बन करके उन्होंने संगीत की भी शिक्षा दी। और हमारी नई शिक्षा प्रणाली भी यही कहती है कि शिक्षा जो है वो एक विषय को अगर छात्र चयनित करता है तो वो दूसरे विषय को सीख नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरे अपने विचार से मुझे ऐसा लगता है कि जिस एक वृहद भारत का सपना हमने देखा था, जिस भारत के विश्व गुरु बनने का सपना हमने देखा था, मुझे ऐसा लगता है कि यदि नई शिक्षा प्रणाली का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्योंकि अभी तो ये पॉलिसी आई है, अभी इस पे कोई ऐसा नियम नहीं बना है कि ये लागू ही होनी चाहिए, अभी ये आदेशित किया गया है कि आप ऐसे वेबिनार्स करिए, इसके रिकमेंडेशंस को आप बताइए, और बताने के बाद फिर ये देखा जाएगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है या कैसे नहीं करना है। बड़ी अच्छी चीज एक और इस शिक्षा व्यवस्था में आई है, हालांकि आप सब इसके बारे में प्रकाश डालेंगे, मैं तो बस इसकी भूमिका बना रही हूँ, बाकी तो मुझे आप लोगों को ही सुनना है। तो जो एक बड़ी अच्छी बात यह है कि देखिए, आज हम हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमारी माँ, हमारी मातृभाषा, जितना प्रेम हम अपने माँ से करते हैं, जितना प्रेम हम अपने जीवन दायिनी से करते हैं, मुझे लगता है उतना ही प्रेम हमको हिंदी भाषा से करना चाहिए। और आज की ये शिक्षा प्रणाली हमको इस बात के लिए भी प्रेरित करती है, हमको इस बात के लिए भी आगे लाती है कि 5 वर्ष की आयु तक, जब तक प्राइमरी एजुकेशन हो, हमारे ऊपर कोई भी भाषा थोपी ना। मैं ऐसा नहीं कहती कि अंग्रेजी बुरी भाषा है, अंग्रेजी आज एक वैश्विक भाषा है, ग्लोबल लैंग्वेज है, लेकिन हमें अपनी हिंदी भाषा का सम्मान करना आना चाहिए, हमें अपनी हिंदी भाषा को सीखना। मैं ऐसे बहुत सारे कॉन्वेंट के, मैं अपने खुद के बच्चों को देखती हूँ, ना वे अंग्रेजी सही ढंग से बोल पाते हैं, ना उनका हिंदी भाषा पे नियंत्रण है। तो ऐसी स्थिति ना आने पाए, कम से कम हम अपनी राष्ट्रभाषा को सीखें, जाने, अपने वेदों को जाने, संस्कृत देव भाषा को पढ़ें और जाने, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। इस क्रम में अब मैं अपनी बात को धीमे धीमे आप तक पहुंचाती रहूंगी, लेकिन इस क्रम में चूंकि हमारे पास समय की अपनी समय सीमा है, अपनी बाध्यता है, अतः मैं सबसे पहले आदरणीय शशि मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। शशि मिश्रा जी जो हैं, ये 25 वर्षों से अध्यापन के कार्य में संलग्न हैं। उनकी कार्यकुशलता, उनकी मेहनत इस बात का प्रमाण देती है कि उनको, देखिए, उनको जो राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, निश्चित रूप से ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। लखनऊ मंडल से उनको चयनित किया गया है। वर्तमान में वे पीएस सलेमपुर परौरा में जो है वो बेसिक शिक्षा में प्रिंसिपल हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं उनसे यह अनुरोध करती हूँ कि कृपया बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई जो बातें हमें नेशनल ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से पता चली हैं, कृपया उस पर प्रकाश डालें। आदरणीय शशि मिश्रा जी। कर लीजिए शशि जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए शशि जी। ओके, मैंने कर लिया है। और सबसे पहले तो मैं आमंत्रण के लिए डॉक्टर आभा त्रिवेदी को अपना आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित शिक्षाविद उनका स्वागत करती हूँ। परम श्रद्धेय श्री हरिशंकर जैन जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉक्टर शीला मिश्रा, प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय, जो कि विख्यात समाज से सेविका भी हैं, उनको मेरा सादर नमन। डॉक्टर अवधेश मिश्रा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कार्यरत है, उनको मेरा अभिवादन। डॉक्टर ज्योति तिवारी, जो कि प्रधानाचार्य हैं, भगवान दीन इंटर कॉलेज लखीमपुर में कार्यरत हैं, उनको मेरा नमन। और डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव, जो कि प्राचार्य है नवयुग कन्या डिग्री कॉलेज की। और बहुत खुशी की बात है कि मेरी जो स्कूली शिक्षा है नवयुग से ही पूरी हुई है, रेडियंस में, और अप टू क्लास ग्रेजुएशन तक मैंने नवयुग में ही अपनी पढ़ाई पूरी की है। तो अब मैं अपने पॉइंट पे आ जाती हूँ कि
और सबसे बड़ा आभार जो है जिन्होंने इस जन उद्घोष संस्था के संचालक और संस्थापक कुलदीप तिवारी जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जो उन्होंने इस वेबिनार का आयोजन किया और हम सबको आमंत्रित किया। और बहुत ही हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि इतने सारे दिग्गज शिक्षाविदों के साथ हम उपस्थित हैं और अपने विचारों को आपके सामने रखते हैं। तो चलिए अब हम आपकी प्राथमिक शिक्षा के विषय में कुछ दृष्टि डालते हैं। जैसा कि प्राथमिक शिक्षा को जो पहले था 10+2 का सिस्टम था, अब जो है वर्तमान में 5+3+3+4 कर दिया है। तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा, क्योंकि अब जैसा कि प्राथमिक है ये फाउंडेशन भी है हमारा, जो हमारी शिक्षा की नींव है वो हमारे प्राथमिक स्तर पे ही तैयार होती है। इस तरह कहा जा सकता है कि जो पिलर्स हैं वो प्राथमिक शिक्षा की हैं, और यदि वहां की शिक्षा व्यवस्था अच्छी और सुचारू रूप से हो जाती है तो निश्चय ही हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत उन्नत होगा। तो इसी विषय में बताना चाहेंगे कि अब जो चेंजेस उन्होंने किए हैं, पहले जो था हमारे आंगनबाड़ी होते थे, क्योंकि हम डेली ऐसा अनुभव करते हैं अपने अनुभव के आधार पे और नई शिक्षा नीति के आधार पे अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो पहले 3 वर्ष तक बच्चा जो है आंगनबाड़ी में जाता था, तो वहां की व्यवस्था उतनी सुचारू रूप से नहीं चलती थी, और उनको जो है पहले बच्चे आते थे, खेलते थे और खा पी के अपना चले गए, थोड़ा बहुत पढ़ा। लेकिन अब उसको बहुत ही सुदृढ़ करने का सरकार का नई शिक्षा नीति में विचार है और करेगी वो ऐसा। उनके इसके लिए उन्होंने जो उसका प्रारंभिक स्तर है बच्चों की पढ़ाई का, उन्होंने 3 साल से ही आरंभ कर दिया है कि उनका बेस वहीं से ही बनेगा, क्योंकि कहते हैं 85% बच्चों का जो मस्तिष्क है उसका डेवलपमेंट बचपन में ही हो जाता है, 6 वर्ष की उम्र तक ही हो जाता है। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में हमारे बच्चे जो 3 साल से दाखिल होंगे वो 3 इयर्स वहां पे पढ़ाई करेंगे, और 6 से 8 वर्ष की उम्र तक जो है कक्षा 1 और 2 में रहेंगे, और 8 से 11 तक 3, 4, 5 को कक्षाएं पूरी करेंगे, और 11 से 14 6, 7, 8 पे आएंगे। तो जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पे सरकार की है कि पहले तो सरकार की प्रमुखता है कि भाषा का कोई इनके ऊपर बर्डन ना हो, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है उसी भाषा में टीचर्स उनको पढ़ाएं और उसी भाषा में उनकी बोलचाल हो, प्ले वे मेथड यूज हो, उनके ऊपर कोई बाध्यता न हो, वो आराम से आए, उनकी जो अपनी घर की बोलचाल की भाषा है उसी में शिक्षकों को भी ट्रेंड किया जाए। जो हमारे आंगनबाड़ी में जो हमारे जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाते हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए भी सरकार ने कहा है कि 10+2 यदि उनकी क्वालिफिकेशन है तो उनको 6 मंथ्स का प्रशिक्षण देगी, और इससे कम यदि उनकी क्वालिफिकेशन है तो 1 ईयर का देगी, और हर महीने उनका उन्मुखीकरण किया जाएगा। बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था पे भी, भोजन पे भी बहुत ध्यान देगी, जैसे कि कहा जाता है मूंगफली है, चने हैं, गुड़ है, और अच्छा पकाया हुआ पौष्टिक भोजन उनको दिया जाएगा, क्योंकि उससे उनके शारीरिक विकास पे बहुत प्रभाव पड़ता है। शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ ही होगा। तो इस तरह इसके लिए उनके लिए बहुत अच्छे रूम्स बनाए जाएंगे, खेलने की बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, और उनको ये एक पॉलिसी में ये बात रखी गई है कि अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र जो अलग अलग संचालित होते हैं उनको विद्यालय परिसर में ही लाया जाए, क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं और जब उनको वो देखेंगे तो कुछ ना कुछ वो सीखते ही हैं। उनको जो है भयमुक्त वातावरण, एकदम स्वच्छंद आजादी से उनको पढ़ाने की व्यवस्था हो। अब 2 और 3 में बच्चे जब हमारे आते हैं, क्लास 1 में जब एडमिशन लेते हैं 5+ कर दिया है, 5+ पे 5.5 पे क्लास 1 में वो एडमिशन ले लेते हैं, 1 और 2, और उसमें हमारे सरकार के द्वारा बहुत प्रयत्न किए हैं, नई शिक्षा नीति अभी आई है, और हमारे प्राथमिक स्तर पे बहुत सारे मॉड्यूल्स बन गए हैं, शिक्षण संदर्शिकाएं हैं, आधारशिला है, जिसमें तरह तरह की दक्षताएं कैसे क्या किस लेवल पे किस बच्चे को होना चाहिए, तो दक्षताएं अब निर्धारित कर दी गई है। जैसे क्लास 1 के बच्चे के लिए कह दिया है कि वो 5 शब्द, उसकी दक्षता ये है कि वो धारा प्रवाह पढ़ ले, अंकों को 5 अंकों को पहचान ले। इसी तरह कक्षा 2 में भी है कि 20 शब्द वो धारा प्रवाह पढ़ ले, और सिंपल जोड़ घटाना जो है बिना हासिल के वो सीख जाए।
और दूसरा है कि रटने की पद्धति के ऊपर बिल्कुल बहिष्कार किया गया है। बच्चों को लॉजिकली सिखाना है उसके, जिससे कि वो अपना चिंतन मनन कर सके और उसमें क्रिएटिविटी हो, इस पे बहुत जोर दिया है। अधिकतर देखा गया है शिक्षक लिखवा देते हैं, बच्चे लिख लेते हैं, एज इट इज उत्तर दे देते हैं। उसके ऊपर सरकार ने कहा है कि अब ऐसा नहीं है, रटने की पद्धति को बिल्कुल हटाया जाए और क्रिएटिविटी दी जाए। गतिविधि आधारित शिक्षण हो, बहुत सी एक्टिविटी हो, और इसी के साथ ही साथ जो है क्लास 3 में भी ऐसे किया गया, बिल्डिंग के ऊपर जोर दिया गया है। टीचर जो है ट्रेंड हो अच्छे से, टीटी का एग्जाम तो वो पास करके आते ही आते हैं। साथ में उन्होंने कहा है कि अब जो टीचर्स रखे भी जाएं तो उनका जो है उनका रुचि उस शिक्षण में होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने जॉब करनी है या नौकरी पानी है तो वो शिक्षण में है, उसमें उनको जो है अपने को आत्मसात करना पड़ेगा, उसमें लगना पड़ेगा और उसमें कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने कहा टीचिंग भी उनकी देखी जाएगी इंटरव्यू में, और बहुत सारी उनकी क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान है कि नहीं, बहुत सारी चीजों की नई शिक्षा नीति में घोषणा की गई है। और अब जो है क्लास नई शिक्षा नीति प्राइमरी स्तर पे बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो एक ही कैंपस में, प्राइमरी भी है जूनियर भी है। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को वो सुदृढ़ कर रहे हैं। अभी मेरे स्कूल में ही स्मार्ट बोर्ड आ गया है, तो सरकार बहुत ज्यादा नई शिक्षा नीति की ओर जागरूक है और अभी से उन्होंने कार्य भी करना चालू कर दिया है। जूनियर और प्राइमरी स्कूल एक ही कैंपस में है या आस पास कोई इंटर कॉलेज भी है, तो उन्होंने कहा कि बच्चा जो है वहां से जितने प्रैक्टिकल किट्स होती हैं, मैथ्स है, साइंस है, उन सबको समझे जाने और वहाँ यूटिलाइज कर सकता है। ये नहीं कि वो स्कूल अलग है, वो स्कूल अलग है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत जरूरी है। और इसी तरह उन्होंने नई शिक्षा नीति में जैसा कि बताया गया है कि गणित के अलावा बुनियादी शिक्षा है, शिल्प है, मानविकी है, खेल, फिटनेस, भाषा, साहित्य, संस्कृत और मूल्य का अवश्य समावेश किया जाए। विद्यार्थियों में नैतिकता पे बल दिया है, तार्किकता पे, करुणा और संवेदनशीलता पे भी विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। और जो बताया कि सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है उनके बीच में खाई को प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में उच्चतम गुणवत्ता, इक्विटी और सिस्टम में अखंडता लाने और सुधारों के जरिए बांटा जाना चाहिए। और उनका यह है कि 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो किसी से पीछे नहीं है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। और प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के में ये नीति तैयार की गई है, जिसमें ज्ञान और सत्य की खोज और भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता है। और भारत के विश्व स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए हैं और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया गया है। और बहुत अच्छी बात प्राथमिक शिक्षा में ये भी कही गई है कि जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, टीचर्स को जो है अन्य कार्यों में ना लगा जाए, क्योंकि प्राथमिक स्तर के टीचर्स को बहुत से कामों में लगा दिया जाता है जिससे शिक्षा जो है बाधित होती है। तो एक बहुत अच्छी पॉइंट उन्होंने रखा है कि टीचर्स जो है अपने स्कूल में ही रहें और बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। जो टीचर्स ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती थी, अक्सर कोई ना कोई टीचर स्कूल से ट्रेनिंग करने चली जाती थी, जो कि बच्चों की पढ़ाई में बहुत ही बाधा उत्पन्न होती थी। अब उन्होंने ऑनलाइन ही ट्रेनिंग की व्यवस्था कर दी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है प्राथमिक स्तर पे जो है सरकार के द्वारा बहुत ठोस कदम उठाए गए हैं। और अभी भी आप देखा है कि इसी एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत किया जा रहा है। एक एक पॉइंट पे ध्यान दिया जा रहा है कि बैठने की उचित व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, स्मार्ट बोर्ड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ग्रीन बोर्ड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, खेल का सामान, लाइब्रेरी,
ये सारी चीजें जो है सरकार प्रोवाइड कर रही है नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए। और बहुत सी अब जो है हम आपको जो है कुछ ऐसे 4 क्लास 4 और 5 के भी ऐसे ही जो है लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं, और रटने की व्यवस्था के ऊपर जो है बिल्कुल मना कर दिया गया है कि रटन विद्या ना हो, प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दी जाए। और इसके ऊपर हमारे प्राथमिक शिक्षा में बहुत ही कार्य स्टार्ट कर दिया गया है। और गुणवत्ता की ओर ध्यान दिया है। बच्चे जो भी सीखे, जैसे कि पहाड़े भी सिखाते हैं, एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे 2 1 2 2 2 4, तो इस व्यवस्था को एकदम मना कर दिया है। 2 गुणे 2, उसको बेसिकली समझाइए कि ये 4 कैसे हुआ है। इन बेसिक चीजों के ऊपर यदि ध्यान देंगे, उसका लॉजिक, उसके तार्किक शक्ति को डेवलप करेंगे, तो निश्चय ही नई शिक्षा नीति में जैसा कहा गया है, तो निश्चय ही हमारा जो शिक्षा का स्तर है बहुत ही ऊंचा होगा। धन्यवाद। एक बीच में एक प्रश्न उठता रहा है हमेशा कि बच्चों के बैग बहुत भारी होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के बैग बहुत भारी होते हैं, 3-3 4-4 5-5 किलो के बच्चे बैग लेकर के जाते हैं, खास करके प्राइमरी एजुकेशन के जो बच्चे होते हैं। तो कई लोगों का ये प्रश्न आया है, कई लोगों का प्रश्न आया है कि उसके लिए भी क्या प्रावधान किया गया है, क्योंकि पिछली दिनों ये विषय भी बहुत चर्चा में आया था और वास्तव में ये भी चिंता का विषय। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही है कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट में तो इतना नहीं होता है, प्राइवेट स्कूल्स में बहुत मोटी मोटी किताबें, बहुत भारी भारी बैग बच्चे लाद के जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और इस नई शिक्षा नीति में उन्होंने कहा है कि जो कोर्स है उसको कम कर दिया जाए, जो उसके बेस के ऊपर, बहुत फाउंडेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है, और कोर्स को सीमित कर दिया जाए। इस बात को नई शिक्षा नीति में रखा गया है कि जिससे कि बच्चों के बैग बहुत भारी ना हो, बहुत मोटी मोटी किताबें ना हो, और बेसिकली जो बेसिक चीजें हैं वो उसको समझें और जाने और उसके ऊपर प्रयोग करें। जी, बचपन में हम लोग पढ़ते थे तब नैतिक शिक्षा का एक सब्जेक्ट और होता था आधा घंटे का, तो क्या वो नैतिक शिक्षा फिर शुरू की जाएगी जो खत्म लोग हो चुकी है? सर, ये नैतिक शिक्षा शुरू करने, वैसे इसमें तो उन्होंने प्रोविजन बहुत बड़ा कहा है कि हमारे नैतिक भारत जो हमारे नैतिक मूल्यों के लिए पहचाना जाता है, और यहाँ पे नैतिकता तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में जो क्राइम हो रहा है इन मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्यों की कमी के कारण ही हो रहा है। यदि हमें लगता है कि यदि बच्चा 90% मार्क्स नहीं लाता है लेकिन उसके अंदर नैतिकता है, तो वो बच्चा जरूर राइज करेगा और बहुत अच्छा बच्चा बनेगा। यदि 100% ले भी आता हो, नैतिकता नहीं, तो मेरे ख्याल से उसकी पढ़ाई एकदम बेकार है। और हम आपको बताया, जो मैंने राजीव पुरस्कार के लिए मेरा एक एजेंडा यही था, मानवीय मूल्य। मैंने अपने विद्यालय में बच्चों को बिल्कुल भयमुक्त वातावरण दिया है, और उनको मॉडल टीचिंग, स्टार्टिंग में प्रेयर के समय बहुत मॉडल टीचिंग जरूर बताते, इनडायरेक्टली और इनडायरेक्ट मोटिवेशन के थ्रू। उनको ऐसा भी नहीं कहा कि आपको ऐसा करना है, इनडायरेक्ट एग्जाम्पल देके उनको समझाते थे कि माँ बाप के, अपने पेरेंट्स के प्रति कितना आपको आदर देना है, शिक्षकों के प्रति कितना आदर देना है। तो इस तरह हम लोग आपस में उनको मोटिवेट करते रहे, और यही मेरा एजेंडा रहा है। और हमेशा अपने टीचर्स से, मेरे जो असिस्टेंट टीचर्स हैं उनसे मैंने यही कहा कि आप प्लीज, क्योंकि टीचर्स को भी लगता है मैं अच्छा लिखवा दूंगी, बढ़िया करेक्शन में बहुत ब्रेन नहीं लगाना पड़ेगा, फुट दे दिया, फेर दे दिया, कॉपियां सुंदर सुंदर है। तो मैंने कहा इनका बेस आप मजबूत करिए। यदि बच्चों को जोड़ घटाना, गुणा भाग और टेबल्स अच्छे तरीके से आ जाएंगे, और हिंदी की किताब के अक्षर पहचानने और पढ़ने आ जाएंगे, तो बच्चा अपने आप राइज कर जाएगा। उसका इंटरेस्ट पैदा करिए, कहानियों के द्वारा, लाइब्रेरी की बुक्स देखिए, तो बच्चा अपने आप उसकी गाड़ी दौड़ जाएगी, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जी, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शशि मिश्रा जी। आप बहुत नेक कार्य से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कोई भी इमारत वही सुदृढ़ होती है जिसकी नींव मजबूत होती है। आप नींव को मजबूत करने का कार्य कर रही हैं। निश्चित रूप से हम सब इसके लिए आपको साधुवाद देते हैं। कहीं बचपन में एक सूक्ति पढ़ी थी और वो मुझे याद हो गई, और पता नहीं आज भी मेरे मन के इतने करीब रहती है कि एषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूयभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति।
तो ऐसे जीव जिनके पास ना ज्ञान है, ना तप है, ना धन है, ना शिक्षा है, वे पृथ्वी पर हैं तो जरूर, लेकिन एक चरते हुए मृग के समान है, उनको हम मनुष्य नहीं कह सकते हैं। तो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, इस मनुष्यता को बचाए रखने के लिए मुझे लगता है कि उसकी बेसिक शिक्षा बहुत मजबूत होनी चाहिए। और आज ये मंच इसलिए भी बहुत समृद्ध है कि इस मंच से बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए भी हमारे पास शिक्षाविद हैं, माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए भी शिक्षाविद हमारे पास है, और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए भी शिक्षाविद हमारे पास है, और सबसे बड़ा, सबसे ऊपर कानून से जुड़े हुए जो हमारे बहुत ही महनीय और महत्वपूर्ण जो आज के वक्ता हैं, उनका पाथेय भी हम लोगों को मिलेगा, तो हम लोग निश्चित रूप से बहुत कुछ जान और समझ पाएंगे। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर ज्योति तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ। ज्योति तिवारी जी गणित की शिक्षिका हैं और 30 वर्षों से ये अध्यापन का इनको अनुभव है, अध्यापन कार्य कर रही हैं, और वर्तमान में ये भगवान दीन आर्य इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी में प्रिंसिपल है। मैं मैडम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि माध्यमिक शिक्षा पर क्या ये नई एजुकेशन पॉलिसी क्या लेकर के आई है, इस पर अपने विचार रखने का कष्ट करें। आदरणीय ज्योति तिवारी जी, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ज्योति जी, ज्योति तिवारी जी। शायद जुड़ नहीं पाई है फिर से। ज्योति जी, यदि आप हमें सुन पा रही हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। शायद वो एग्जिट किसी कारण से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नेटवर्क कनेक्शन टूट गया है। हम थोड़ी देर बाद उनका वक्तव्य ले लेंगे। जी, हो जाएगा तब हम उनको आमंत्रित कर लेंगे। जी, इस क्रम में अब जो हमारी अगली वक्ता हैं, मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करती हूँ। पहले तो आदरणीय सृष्टि जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपना वो कैमरा ऑन कर लें ताकि हम उन्हें देख पाएं। आदरणीय सृष्टि श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए आप। मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल हैंडलिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि कैमरा ऑन करने से वो। आदरणीय सृष्टि श्रीवास्तव जी फिर जुड़ेंगे हमारे साथ, शायद कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। जी, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अगले वक्ता हमारे इसी क्रम में मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रही हूँ, वो हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर आभा जी, डॉक्टर सृष्टि जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शायद। जी जी, हाँ जी, डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अगले वक्ता के रूप में मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी जो है नवयुग कन्या पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और इनका विषय मनोविज्ञान रहा है। मैडम, मैं भी आपके ही कॉलेज की एलुमनाई हूँ और मैंने भी ग्रेजुएशन नवयुग कन्या पीजी कॉलेज से ही किया है, इसलिए भी आपसे जुड़ना मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। मैडम को वैसे तो चूंकि वो वहाँ प्रिंसिपल है, बहुत ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैडम को के हिस्से में कई सारे अवार्ड्स आए हैं, बड़े सारे पुरस्कारों से उन्हें जो है उनको दिए गए हैं। उसमें जो सबसे एक महत्वपूर्ण अवार्ड है वो है अवार्ड बाय रोटरी क्लब और सर्च फाउंडेशन वुमेन अचीवर्स अवार्ड 2018 में दिया गया था उन्हें। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैडम चूंकि मनोविज्ञान की शिक्षिका हैं और मुझे लगता है कि जो शिक्षण के क्षेत्र में जो भी शिक्षाविद हम लोग, जो भी टीचर्स जुड़े हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों के मनोविज्ञान को समझना। यदि बच्चों की साइकोलॉजी आपने समझ ली कि बच्चा आपसे क्या चाहता है, तब तो सारी कहानी ही वहीं पर खत्म हो जाती है, क्योंकि आप वो कर पाएंगे जो बच्चा सीखना चाहता है, जो बच्चा करना चाहता है। मैडम के बहुत सारे आर्टिकल्स, कई सारे
न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स में अक्सर ही मैडम के जो है वो आर्टिकल्स जो है वो छपते हैं। और मैम जो है चूंकि मनोविज्ञान की शिक्षिका है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि कृपया ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे थोड़ा सा प्रकाश इस संदर्भ में डालें कि बच्चों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी है। मैडम, हम आपके विचारों को सुनना चाहते हैं। आदरणीय डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी। मैडम, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। थैंक यू आभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं कुलदीप तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे इतने अच्छे एसोसिएशन से जोड़ा। जितने भी रिसोर्स पर्सन्स हैं, मैं सभी का बहुत ही हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और वंदन करती हूँ, क्योंकि सभी अपने अपने क्षेत्र के विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक नई एजुकेशन पॉलिसी है, वो इस समय ट्रांजिशन पीरियड में है, जिस पे बहुत सारे लोग अपने अपने एंगल से उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसके प्लस और माइनस पॉइंट देख रहे हैं, जिससे कि हम एक नतीजे पे पहुंच सके और 33 इयर्स के बाद हम अपनी शिक्षा में कुछ चेंज ला सकें। भारत हमारा एक बहुत ही विशाल देश है, जिसकी 3 अहम समस्याएं हैं। एक है पोल्यूशन, दूसरा है पॉपुलेशन और तीसरा है पॉवर्टी। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा हमारे लिए हमेशा एक चैलेंजिंग इशू रहा है। यद्यपि शिक्षा किसी भी देश का एक सशक्त आधार होता है, पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किसी भी व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और एजुकेशन सिर्फ हमें रोजगार ही नहीं देता है, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी के जो हिडन टैलेंट्स हैं, पोटेंशियल्स हैं, उन्हें विकसित करता है। कहा जाता है कि हमारी इतनी अद्भुत क्षमताएं एक व्यक्ति में छुपी हुई होती हैं, जिसका केवल 10वां हिस्सा ही हम पूरी जिंदगी इस्तेमाल कर पाते हैं। बाकी बहुत सारे हमारे ऐसे टैलेंट हैं, प्रतिभाएं हैं, जो हमें स्वयं नहीं मालूम है कि हम ये कर सकते हैं। तो एक जो एजुकेटर है, एक जो शिक्षक है, वो किसी भी बच्चे की पोटेंशियल को देखकर उसे डेवलप कराने का काम करता है। इसीलिए वो मेंटर भी है, गाइड भी है, पेरेंट्स का भी रोल में रहता है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें हमारे टीचर का रोल और ज्यादा अहम हो जाता है। और क्योंकि इसमें इन्होंने एक होलिस्टिक एजुकेशन और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया, और ये शायद आज नीड ऑफ द आवर है, वक्त की मांग है, और इसलिए ऐसा किया गया है। लेकिन एक बात से हम थोड़ा सहमत नहीं है कि मुझे लगता है इस हायर एजुकेशन में स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होनी चाहिए। किसी मल्टी उसमें क्या हो जाता है कि बच्चे की जो भी एनर्जी है, टैलेंट है, वो बट जाएगा और वो किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पूरी जो संस्तुतियां हैं उनसे एक पॉइंट पर थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। और दूसरी बात ये कि इसमें इन्होंने देखा भी, एजुकेशन पॉलिसी में दिया हुआ भी है इनके पॉइंट्स में, और बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं हमेशा रियलाइज करते हैं कि बच्चों को सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड एजुकेशन दी जा रही है, जबकि सिलेबस ओरिएंटेड एजुकेशन हमें एक और जॉब तो दे सकती है, लेकिन जॉब में सक्सेस नहीं दिला पाती। तो सबसे ज्यादा जो हम इस बात से कहेंगे कि लाइफ स्किल्स सिखाना बहुत जरूरी है। हम एक बच्चे को जब तक अगर उसकी जो लाइफ की जर्नी है उसमें जितनी हमें शिक्षा से एक पहचान मिलती है, जॉब मिलती है, पूरी जिंदगी हम उससे अर्न करते हैं, अपनी फैमिली को नर्चर करते हैं, उसके साथ ही साथ हम अपनी जिंदगी जीने की एक आइडियोलॉजी भी डेवलप करते हैं। लेकिन लाइफ स्किल्स हमें नहीं सिखाई जाती कि किस तरीके से हमें जीवन डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ कोप अप करना है, समायोजन करना है। बच्चे अक्सर हमने देखा है, इसीलिए मनोविज्ञान में एक इमोशनल कोशेंट, सोशल कोशेंट, स्पिरिचुअल कोशेंट की भी बात अब बहुत तेजी से होने लगी है कि अगर एक बच्चा 97 या 99% मार्क्स आया है, लेकिन अपनी लाइफ की सिचुएशन में, अपनी रिलेशनशिप्स में
असफल हो रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो उसकी लाइफ मिजरेबल बन जाती है। और आप इसका जीता जागता उदाहरण सुशांत सिंह की आत्महत्या में देख सकते हैं। और इस तरीके के तमाम सुशांत सिंह आज हमारे बीच हैं, जिनकी लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग ना होने के कारण वो अपनी सक्सेस को, वो अपनी फेलियर, दोनों चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो मेरा एक शिक्षाविद होने के नाते हमेशा से ये मानना रहा है, और मैं अपने स्टूडेंट के साथ इसीलिए इमोशनली कनेक्ट होकर जुड़ती हूँ, और ये हमेशा ये महसूस करती हूँ कि बच्चों की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, सामने वाले की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो शेयर नहीं कर पा रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की स्किल पुअर है, जिस वजह से वो हर स्फीयर में उतनी सक्सेस नहीं मिल पा रही उसको। तो नई एजुकेशन पॉलिसी की संदर्भ में हम ये बात कहना चाहेंगे कि बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखानी बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस समय ऑनलाइन शिक्षा की जरूरत हो गई कोरोना महामारी में, या आगे भी चलकर हमें ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ना ही पड़ेगा, वक्त की बदलती हुई मांग है, तो हम इसको बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन लाइव क्लासेस होना भी बहुत जरूरी है, इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। और बच्चों को सिर्फ बच्चे एक लिसनर बन के ना रहे, वो चाहे बेसिक एजुकेशन हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, किसी भी स्तर पर बच्चा हो, वो एक पैसिव लिसनर बन के रह जाता। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि हम सिर्फ बोलते हैं और बच्चा रिसीव करता है। बच्चा क्या महसूस कर रहा है, वो क्या चाहता है, हो सकता है वो हमसे बेहतर उसके मन में कोई क्रिएटिव आइडिया आ रहा है, लेकिन टीचर जानने की कोशिश नहीं करता। तो इस चीज का एक गैप जो है वो फिलअप होने की जरूरत है, और जिससे कि बच्चे के एंड को भी हम समझ सकें, उसके जीवन को हम समझ सकें, उसकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है, घटित हो रहा है, वो क्यों उदास है, वो क्यों परेशान है, वो क्यों असफल हो रहा है, क्यों लगातार फेल हो रहा है, हम उस कारणों को जाने और बच्चों को हम ये सिखाएं कि हम फेलियर को कैसे हैंडल करें। फेल होना मतलब किसी भी असफलता को हम कह सकते हैं, खाली शिक्षा की ही नहीं, तो होना एक अस्वाभाविक बात नहीं है। जब फेल पास और या सक्सेस और फेलियर लाइफ का हिस्सा है, तो हम बच्चों को ये लर्न कराएं, टीच करें कि कैसे हम दोनों ही सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से मॉरल वैल्यूज बच्चों में डेवलप हो, किस तरीके से बड़ों के लिए एक रिस्पेक्ट। एक प्रश्न है मैडम, एक प्रश्न है कि ज्यादातर देखा गया है कि बच्चों को मार्क्स पर ही फोकस किया जा रहा है कि 90% बच्चे लाएंगे तो बहुत अच्छा है, 99%, और बड़ी एक होड़ सी लगी है कि आपके 99% आ रहे हैं 12th में, या ऊपर के हायर एजुकेशन में भी परसेंटेज को फोकस किया जा रहा है। तो इस पर आपको क्या कहना है कि परसेंटेज पे फोकस करके कहीं ना कहीं हम बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर लाद देते हैं? देखिए सर, इसके दोनों पहलू हैं। कॉम्पिटिटिव एज है और बहुत ही हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हैं और कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो अगर मार्क्स क्राइटेरिया बनाया गया तो हम इसको फोकस करें, लेकिन उसे ही आधार न माने। देखिए, दोनों चीजें हैं कि हम एकदम इग्नोर नहीं कर सकते हैं अच्छे नंबरों को, क्योंकि अगर हम उस तो हमारे आगे के रास्ते सुधारेंगे। तो मार्क्स को फोकस करना चाहिए, मार्क्स को ही फोकस नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या इस विषय को लेकर के केंद्र सरकार ने अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ऐड किया है? सब कुछ यही नहीं है। क्या इस पॉइंट को लेकर के केंद्र सरकार ने अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोई कुछ ऐसे प्रावधान लाए हैं जिसपे बच्चा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं, इस तरीके का ऐसा कोई ऐसा प्रावधान तो नहीं लाए हैं, क्योंकि कोई ना कोई वैसे एक तरीके से अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्ट्रेस स्कोर कार्ड हमारा स्ट्रेस कार्ड है, वो बात भी सही है कि स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ही बिग इशू है और पेरेंट्स भी ने उसको और ज्यादा बिग इशू बना दिया है। लेकिन चूंकि हमारे पास जी मैडम एक एनईपी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बात और कही गई है कि सपोज आपके 12th में कम मार्क्स आते हैं, जिसके आधार पर हम लोग एडमिशंस लेते हैं कि इतना कट ऑफ होना चाहिए, मतलब 90% कट ऑफ गया है, तो जिन बच्चों के 90 से कम मार्क्स हैं वो एडमिशन नहीं ले पाते। लेकिन अब एक
जैसे नीट और जेईई रखा हमारे यहाँ चलता है, मतलब एग्जाम्स होते हैं, उस तरीके से एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ करेगा। तो उस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर आपके मार्क्स खराब, मान लीजिए 12th में आप परफॉर्म नहीं कर पाए अच्छा, तो उस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के आपके जो मार्क्स होंगे उनको आपके ओरिजिनल मार्क्स के साथ कंपेयर करके फिर आपको एडमिशन दिया जा सकता है। ऐसा कुछ प्राविधान न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैडम आया है, उसके बारे में जरा सा प्रकाश डालिए। मैम, इस तरीके का मतलब एक किसी भी कंपटीशन देने के लिए एक इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया तो शुरू से रहा है, वो चाहे वो एमए में, इवन एमए में एडमिशन के लिए भी 55% नंबर होना जरूरी है, तभी एमए में एडमिशन होगा। तो जो भी एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट किसी भी ब्रांच का होगा, किसी भी फैकल्टी का होगा, वो तो है, लेकिन मार्क्स से एक हम कभी भी मार्क्स को ओवर फोकस नहीं करते हैं स्टूडेंट के लिए भी, लेकिन मार्क्स को अच्छा लाने की एक जो होड़ है उसमें नेगेटिव टच नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव टच के साथ बच्चे को कॉम्पीट करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत तो आजकल है, आज क्या हमेशा से रही है, क्योंकि कड़ी मेहनत जब तक बच्चे नहीं करेंगे, इसके लिए देखिए 2 तरीका है। बच्चों को हम डिमोटिवेट ना करें, अगर कम मार्क्स आए हैं तो हम डिमोटिवेट करके उनका मॉरल डाउन ना करें, लेकिन हम मोटिवेशन की जरूरत है कि बच्चा एक्सेल करे, क्योंकि बच्चे को जो है एक्सेल करने के लिए प्रयासरत होना बहुत जरूरी है। कि जब तक अगर वो, तो हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि बच्चों को एक्सप्रेशराइज करें और उनकी कैपेबिलिटी को उन मार्क्स से तौले नहीं, लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें, उन्हें पॉजिटिव इन्वायरमेंट दें, उनकी नैगिंग ना करें, उनको कंपेयर ना करें, जो जाने अनजाने हमारे पेरेंट्स जो करते रहते हैं कि एक बच्चा सिबलिंग में ही, सगे भाई बहनों में मैं अपने विचार थोड़ा रखना चाहूंगी। हाँ, हेलो जी। मैं आपको थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, और विचार ये है कि जैसे कि आपने कहा कि बच्चा जो है बड़ी मेहनत है, उसके 90% मार्क्स आए या इतना लाना चाहिए। हर एक की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, हर एक की IQ अलग अलग है, और हमारी समझ से कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि बच्चों की दक्षताओं को पहचाने, उनको कैटेगराइज करें, उस हिसाब से उसी फील्ड में यदि आप जो बच्चों को प्रोत्साहित देंगे तो बच्चा जरूर आगे बढ़ेगा, अच्छे नंबर भी लेके आएगा और उसको अपना आगे भविष्य भी दिखाई देगा। थैंक यू। हर एक बच्चा 90% मेरे कहने का मतलब है नहीं ला सकता है, प्रोत्साहन तो समझ अलग होती है, हर एक की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर एक की IQ अलग होती है, तो हमको पहचानना है बस बच्चे में क्या अंतर, उसकी प्रतिभाएं उनको हमें निकालने की जरूरत है, उसी फील्ड में मुझे उसे आगे बढ़ाना है। जी, बच्चे के पोटेंशियल को भी पहचानना है हमें, और साथ में अगर हम देख रहे हैं कि मान लो एकेडमिकली वो उतना एक्सेल नहीं कर पा रहा है, तो हम उसके अदर पोटेंशियल्स को पहचानें, हम उसकी अदर प्रतिभाओं को पहचानें और उनको बढ़ावा दें। इसीलिए स्किल का कॉन्सेप्ट लेके आए, स्किल एजुकेशन। तो कोई मतलब कहा जाता है कि ईच एंड एवरी चाइल्ड इज द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, ही हैज सम पोटेंशियल। तो कोई जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा मैथ्स में हो, लेकिन हो सकता है कि वो बहुत अच्छा उसके अंदर टेक्निकल स्किल्स हो, वो बहुत सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग उसको दी जा सकती है, या बहुत अच्छा म्यूजिक में हो, स्पोर्ट्स में हो। मैडम थोड़ा सा समराइज कर दीजिए, मैम थोड़ा सा समराइज कर दीजिए, अभी हम लोगों को 3 स्पीकर को और सुनना है मैम। जी हाँ, क्योंकि समय की जी 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 तो मैं यही समराइज करती हूँ, टाइम की कमी है जैसा कि मैम ने कहा, क्योंकि अनंत विषय है, इसलिए इस पर हमको समराइज करना ही पड़ेगा। हमें कहना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा बच्चों को फोर्स ना करें, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान हर पेरेंट्स रखें, और बच्चा कंफर्ट जोन में रहे, कॉम्पिटिटिव रहे, आगे बढ़े, उसकी पोटेंशियल्स को निखारें, अच्छा एनवायरनमेंट दें और उसकी व्यक्तित्व के में को सही तरीके से विकास करें, जिससे कि वो आगे चलकर अपने जीवन के विविध क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सके और वो अच्छे अर्निंग के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बने। मैं यही चाहती हूँ। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पे अपने विचार व्यक्त किए हैं जो शायद हम लोगों से अनछुए रह जाते। और बहुत अच्छी बात कही है कि ऑनलाइन देखिए ये कार्यक्रम अगर हम लोग आमने सामने कर रहे होते तो शायद हमारे पास और समय होता, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी से बाध्य हैं, तो इसलिए एक निश्चित समय पे ये अपने आप मीटिंग जो है ओवर हो जाएगी। तो हम सब इससे बाध्य हैं, इसलिए हम आपको और सुनना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम ऑनलाइन ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये ऑनलाइन टीचिंग सच में कहीं ना कहीं बड़ा मन को परेशान करती है। कहीं किसी ने कहा भी है कि मोबाइल के बदले हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो, और काश हमारे आंखों का 21वां ख्वाब तो अच्छा हो। तो हम ये ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि जल्दी से हमको इस ऑनलाइन टीचिंग और ये स्टडी से जो है वो मुक्ति दिलाए, ये कोरोना जल्दी खत्म हो ताकि हम इंटरैक्टिव टीचिंग कर सके, क्लासरूम में पढ़ा सके। मैं कार्यक्रम को फिर गति प्रदान करती हूँ और जो हमारे साथ अगले वक्ता जुड़े हुए हैं, अगले रिसोर्स पर्सन जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आबा जी, मुझे लगता है कि सब लोग बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत कुछ है कहने के लिए मन में, और मुझे हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो हमें लगता है कि इस डिस्कशन का पार्ट 2 हमें जरूर लेकर के आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी अभी। जी बहरहाल मैं अब आमंत्रित करती हूँ बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आदरणीय अवधेश मिश्रा जी को। अवधेश मिश्रा जी का परिचय लखनऊ में वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अवधेश मिश्रा जी वैसे तो श्री शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में कला में जो है वो प्रोफेसर हैं, लेकिन वे एक चर्चित चित्रकार हैं, कला समीक्षक हैं, और उनके विषय से हटकर के जो उनकी खास बात है वो ये है कि वो एक संपादक भी हैं। तो कला के साथ वो लिटरेचर में भी बहुत रुचि रखते हैं और लगभग 30 वर्षों से वे कला साधना कर रहे हैं। अनेक संस्थानों में उन्होंने प्रदर्शनियां लगाई हैं, भागीदारी की है। उनका नाम अवधेश है और वे अयोध्या के निवासी भी हैं। देखिए ये कोइंसिडेंस है कि वो खुद अवधेश हैं और अयोध्या के निवासी हैं। इन्होंने अपनी पीएचडी जो है रोहिलखंड विश्वविद्यालय से की है और डीलिट किया है इन्होंने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से। कई पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है, बहुत से देश विदेशों की आपने यात्राएं की हैं। उत्तर प्रदेश में आपके 3 मोनोग्राफ जो है वो छप चुके हैं। कई पुस्तकों के आप संपादक हैं, जिसमें से कला विमर्श और कला दीर्घा जो है वो मुख्य हैं। कला दीर्घा के 33 अंकों का आप संपादन कर चुके हैं। और जो खास बात है कि इनकी जो सहचरी है वो बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल है, और उनके बिना ये अधूरे हैं क्योंकि वो इनके कार्यों में इतना सहयोग करती हैं। तो मतलब सुलभ और सुंदर व्यक्तित्व हो तो निश्चित रूप से और कुछ परिचय देना मेरा ठीक नहीं है। आप सीधे सीधे उनको सुनेंगे तो आप जानेंगे कि वे कैसे व्यक्तित्व हैं। तो मैं सीधे सीधे डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि कृपया वे अपने विचार हम लोगों के बीच में रखें। डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी। आप लगता ही नहीं है कि आप साहित्य क्षेत्र से नहीं है, जंतु विज्ञान पढ़ाती हैं। शुरू से कहता रहा हूं कि आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, बहुत अच्छी कवयित्री हैं, बहुत अच्छी साहित्यविद हैं और सबको जोड़ के बहुत कुछ समाजोपयोगी निकलवाने में भी माहिर हैं। तो सबसे पहले मैं श्री हरिशंकर जैन जी को प्रणाम करता हूं, जिनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी दीदी डॉक्टर शीला मिश्रा जी, जिनसे हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे रिसोर्स पर्सन भी रही हैं हमारे रिसर्च कोर्स में। तब से हमारा उनका परिचय है, सदैव वो हमारे लिए प्रेरक रही हैं। और भी सृष्टि मैडम को सुनने को मिला, ज्योति तिवारी जी, और सबसे प्रासंगिक और ताजा मामला है श्रीमती शशि मिश्रा जी का, जिनको अभी राज्य पुरस्कार मिला शिक्षा के क्षेत्र में। उनको बहुत बहुत बधाई के साथ सबका स्वागत, सबका अभिनंदन, सबको प्रणाम। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में रखूंगा, समय अभाव भी है और मैं चूंकि कला क्षेत्र से हूं तो अपनी बात कला क्षेत्र की ओर ही लेके चलता हूं। 6ठे दशक में देश में बहुत सारी कला और साहित्य की अकादमियां बन गई थी। आर्ट्स कॉलेजेस भी खुल गए थे। आर्ट्स कॉलेजेस सन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही खुल गए थे। जैसे लखनऊ आर्ट कॉलेज तोले हैं तो सन 1911 में उसकी स्थापना हो गई थी और
उसके संदर्भ में बताएं कि जो देश भर में कॉलेजेस खुले वो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स थे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो क्राफ्ट हमेशा जुड़ा रहा था आर्ट में, जिसमें सोनारी, लोहारी, बढ़ईगिरी, कपड़े की बुनाई और बाटिक इत्यादि और बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती थी। तो जो नई शिक्षा नीति में इन कौशल का, इन गुणों का, इन विद्याओं का विकास और इनको जोड़ के रखने की बात की जा रही है, जैसा मैं सुन रहा हूँ, ये तो हम लोग पहले से करते आए थे और इसकी जरूरत पहले से ही महसूस हुई थी और उसको शामिल किया गया था कोर्सेज में। फिर अचानक क्या हुआ कि कॉलेजेस में वो सब्जेक्ट बंद हो गए, क्राफ्ट सेक्शंस खत्म हो गए, जो हमारे पास चीजें थी उसको हम छोड़ते गए, उसको पता नहीं अनुपयोगी मानते गए या सिस्टम में क्यों नहीं फिट बैठ रही थी, वो धीरे धीरे सभी जगहों से समाप्त हो गई। हम और नीचे जाएं तो इंटरमीडिएट में भी पुस्तक कला, काष्ठ कला और न जाने कितनी कलाएं जुड़ी होती थी, वो भी अब प्रायः देखने को नहीं मिलती हैं, जो सरकारी स्कूलों में विशेष रूप से देखने को मिलती थी। हमें खुशी है कि इन कलाओं को जोड़कर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने की बात की गई है। सब में कला को महत्वपूर्ण रूप से शामिल करने को कहा गया है और सारे विषयों को कलात्मक दृष्टि से पढ़ाने की बात की गई है। लेकिन फिर हम जाते हैं अपनी विरासत में, अपनी संस्कृति में, कि हमारे जो प्राचीन गुफाएं हैं, प्राचीन मंदिर हैं, इनमें क्या कौशल दिखता है, क्या मूर्तिकारी दिखती है, क्या कितना डिटेल, कितना फाइन वर्क दिखता है। गुफाओं में अगर चित्रण में देखें तो अजंता का आज भी कोई जोड़ नहीं है। तो ये सब चीजें तो हमारे पास पहले से ही रही हैं, जिसको हम अपने शिक्षा से व्यावहारिक रूप से हटाते गए। हम कभी बच्चों को नहीं चाहते कि वो इन गुफाओं, इन मंदिरों में जाके उन कला कौशल को देखें जो हमारे पुरोधा, हमारे पूर्वज कर गए हैं। ये अगर शामिल किए जाते तो नई शिक्षा नीति में या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो हम आज बात कर रहे हैं कि हम कला से जुड़े और कौशल से जुड़े विषयों को शामिल कर रहे हैं, शायद ये पहले से हैं, इसको बचाए रखने की जरूरत थी, इसको सतत चलाते रहने की जरूरत थी। अभी नया इंट्रोड्यूस करने की कोई खास बात नहीं थी इसमें। थोड़ी सी बात हम इधर भी ले जाते हैं कि यूजीसी ने जो अध्यापकों की नियुक्तियों का एक रास्ता अपनाया है कि सबके लिए यूजीसी का नेट पास करना जरूरी है। कला विषयों के लिए मेरा खास कहना है कि अगर व्यक्ति तबला बजाना नहीं आता है, गाना नहीं आता है, पेंटिंग करना नहीं आता है, मूर्ति बनाना नहीं आता है, लेकिन वो कुछ किताबें पढ़ के 1-2 महीने में नेट क्लियर कर लेता है, तो वो अध्यापक हो सकता है और बहुत कौशल वाला व्यक्ति है। अगर वो पढ़ाई करके नेट नहीं पास कर सकता है तो वो अध्यापक नहीं हो सकता है। आप इससे सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे शिक्षा का स्तर क्या होगा। दूसरी बात मैं सामने लाना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे समाज में लोग हैं जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं, लेकिन वो कहीं शिक्षक नहीं हैं। उनका उपयोग भी हम लोग समय समय पर कर सकते हैं। कलाकारों जो समाज में शिक्षक नहीं हैं, अपने कला में, अपने कौशल में माहिर हैं, उनको भी पैट्रनाइज किया जाए, उनको भी संरक्षण की जरूरत है, सरकारी संरक्षण की भी और समाज के संरक्षण की भी। अभी थोड़ी देर पहले हमारी एक प्रख्यात कलाकार से बात हो रही थी, तो दिलवाड़ा टेम्पल का भी उन्होंने नाम लिया कि वहाँ उड़ीसा से कुछ कलाकार बुलाए गए थे, वे काम कर रहे थे, लेकिन राजा साहब जब देखते थे तो उनको मजा नहीं आ रहा था। उस मंदिर के उत्कीर्णन में, उसके इनग्रेविंग में, उनकी मूर्तियों के बनाए जाने में मजा नहीं आ रहा था, आत्मा नहीं दिख पा रही थी उनको। उन्होंने रात में वेश बदल के जाके उन लोगों के बीच बैठ के आम आदमी बन के तमाम चर्चाएं शुरू की। तो पता चला कि वो सब अपने अपने तमाम प्रॉब्लम्स, घरेलू समस्याएं और भविष्य की समस्याएं, तमाम चीजों के लिए चिंतित हैं। उन्होंने अगले दिन दरबार में बुला के उन लोगों को कहा कि तुम लोगों को 6 महीने की पूरी सैलरी देते हुए हम छोड़ रहे हैं कि अपने घर परिवार को समेट के बाइंड अप करके धीरे धीरे सबको यहीं ले आओ, यहीं शिफ्ट कर लो, हम सबको यहीं बसा देंगे
और आराम से काम करो। ऐसा करने के बाद वो मंदिर कैसा बना है अब हम जाके देख सकते हैं। तो कलाकारों को संरक्षण देने की भी जरूरत है। वो समाज से भी हो सकता है, सरकारी तौर पे भी हो सकता है, और उन प्रख्यात कलाकारों को, पुरोधाओं को, उन शिल्पियों को, उन कलाकारों को हम अपने, जैसे अभी आभा जी ने बताया कि गुरुकुल में जाने की जरूरत सबको थी। राजा दशरथ भी मैनेज कर सकते थे और नंद जी भी, लेकिन वहां भेजा। उनके कुछ नियम होते हैं, उनके कुछ अपना सिस्टम होता है जिसको पालन करके ही वो सीखा करा जा सकता है। ऐसे ही हम अपने विद्यार्थियों को जिधर उनकी रुचि हो ऐसे विशेषज्ञों के पास भेज के भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। एक प्रश्न और मेरे मन में आया कि रटने की बात आ रही थी कि रटने को जोर नहीं दिया जाएगा। हमको तो लगता है गुरुकुलों में जब बच्चा समझता ही नहीं था कि हम क्या रट रहे हैं, तभी उसको सब कुछ रटा दिया जाता था। वो रट लेता था। बाद में जब उसकी समझ विकसित होती थी, जब गुरु को लगता था कि अब बताने का समय आ गया है, तब उसको एक्सप्लेन करके उसको जीवन में उसके महत्व को समझाता था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आई हैं और हमारे पास पहले से थी, हम धीरे धीरे उनको भूलते गए थे। चलिए इसी बहाने, चूंकि वो अब आ गई हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाएगा, इसी बहाने ही सही हम फिर से उधर लौटेंगे और जो चीज अपनी हम छोड़ते जा रहे थे, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों और अपनी विरासत को हम वापस लौटेंगे, अपनी शिक्षा में लाएंगे, बच्चों को उसी हिसाब से ट्रेंड करेंगे। और जैसे मैडम सृष्टि जी ने बताया कि एक जीवन शैली भी सिखाएंगे कि हम कैसे जिएं, अपनी लाइफ को कैसे लीड करें। अभी हमें बहुत सारे विद्वानों को डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी, डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी, जी एक निवेदन है आपसे। हम इस बात पे जानना चाहेंगे, मेरे पास प्रश्न ये भी है कि पहले और अब में क्या बिंदुवार आप इसको बता सकते हैं कि पहले ये पॉइंट थे, अब ये पॉइंट है, इनमें ये परिवर्तन किया गया है। पहले स्किल डेवलपमेंट इस कारण से नहीं हो पाता था, अब स्किल डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो पाएगा क्योंकि ये शिक्षा नीति में ये परिवर्तन किए गए। तो बेसिकली हम लोग फोकस कर रहे हैं शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन किए गए, तो मैं चाहूंगा थोड़ा और बिंदुवार और स्पष्ट तरीके से इस पर अगर आप ध्यान फोकस कर सके। नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन मैंने बहुत नहीं किया है, मैं बिंदुवार नहीं बता पाऊंगा। मैंने जितना सुना है, मैंने पीछे भी एक हफ्ते पहले भी एक वक्ता को सुना था और आज भी कुछ सुन रहा हूँ। मैं तुलना कर रहा हूँ कि हमारे पास तो बहुत सारी चीजें पहले से ही थी, हम करते थे। अभी ये बात आई कि हमसे पहले वक्ता ने बताया कि कभी कभी रचनात्मकता को शिक्षक समझ नहीं पाता। हाँ बिल्कुल, ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे टीचर्स प्राइमरी स्तर से ही इतने स्किल्ड हों, इतने क्रिएटिव हों, इतने समझदार हों कि बच्चा अगर उनसे भी अच्छा कुछ बना रहा है, कभी कभी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमने जितना कहा है उतना ही बनाओ, उतना ही करो, उतना ही रटो, उतना ही बताओ, ये इसका मायने हमने इतना ही बताया था, या इसका फॉर्मूला हमने यही बताया था, या इसको ऐसा ही हल करना था। यदि बच्चा उससे अलग जाता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये भी करना चाहिए, उनको उसका असेसमेंट करना चाहिए और जानना चाहिए कि उस बच्चे में क्या है, कैसे हम उसकी प्रतिभा आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल जी सर, बहुत बहुत आभार आपका सर, बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छे ढंग से आपने बात को रखा। अब जो हमारे अगली वक्ता हैं उनके लिए मैं क्या कहूँ, स्वर से लेके व्यंजन तक की समीक्षा उनके लिए मुझे लगता है व्यर्थ है, और मेरा कुछ भी कहना उनके बारे में व्यर्थ है क्योंकि वो इन सबसे बहुत ऊपर है। मैं स्वयं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी की एल्यूमनाई ही रह चुकी हूँ। तो मैडम प्रोफेसर शीला मिश्रा मैडम को मैं अगले वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैडम जो है फॉर्मर हेड रह चुकी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। 2019 में मैम को यूपी गवर्नमेंट के द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उनको उनकी किताब भारत भगिनी निवेदिता के लिए मिला है। बहुत मतलब मैं कितना ये पढ़ करके इतना अच्छा सुखद महसूस कर रही हूँ मैडम, बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। मैडम को 2017 में जो है पंडित BN अवस्थी उत्कृष्ट शैक्षिक एवं सामाजिक सेवा सम्मान मिल चुका है। 2016 में उत्तर प्रदेश गौरव अवार्ड मिल चुका है। अवार्ड्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि समय कम पड़ जाएगा। मैडम का जो व्यक्तित्व है वो बहुत बड़ा है और मेरे जो शब्द हैं वो बहुत सूक्ष्म हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस आपको ये बता
दूं कि मैडम एक किताब की को ऑथर हैं जो कि 2019 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम है विलक्षण विवेकानंद। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि स्टैटिस्टिक्स की शिक्षिका और जो किताब लिख रही है विलक्षण विवेकानंद, या जो लिख रही है भारत भगिनी निवेदिता, उनका व्यक्तित्व कितना विलक्षण होगा, उनका व्यक्तित्व कितना वृहद होगा और विशाल होगा। मैं बिल्कुल समय नहीं गंवाना चाहती, मुझे लगता है आप सब भी उनको सुनने के लिए बहुत ज्यादा लालायित हैं, इसलिए मैं सीधे सीधे मैडम को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रोफेसर शीला मिश्रा मैडम, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि अपना वक्तव्य से हम सबका मार्गदर्शन करें। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो यमाश्रुतो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। आज की सभा में उपस्थित हमारे सम्मानित माननीय हरिशंकर जैन जी, हमारे सभा में उपस्थित श्री कुलदीप तिवारी जी, जिनके माध्यम से हम सबको इस अवसर का लाभ मिला है, आभा त्रिवेदी जी जो इतने सुंदरता से इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी हमारी कलीग रही हैं, सहयोगी रही हैं, और हम लोगों का अपॉइंटमेंट साथ में नवयुग में हुआ था, उसके बाद मेरा विश्वविद्यालय में आना हुआ। ऐसे ही हमारे भाई की तरह से डॉक्टर अवधेश मिश्र जी, इनको अभी आपने सुना। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई शशि मिश्रा जी, जिनको अभी अभी अवार्ड से नवाजा गया है, अतुल मिश्र जी, प्रवीण कंचन जी, तथा सभी हमारे जन उद्घोष सेवा संस्थान के पदाधिकारीगण तथा सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी जुड़े हुए हमारे भाई बहन अतिथि हैं, सभी को मेरा नमस्कार, अभिनंदन, वंदन। जब बात आभा जी ने शुरू की है स्वामी विवेकानंद जी से और भारत भगिनी निवेदिता के रेफरेंस से, तो मैं ये कहना चाहूंगी, ये दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय है कि प्रश्न है उत्थान का केवल नहीं अब, प्रश्न है उत्थान का केवल नहीं अब, प्रश्न है अब लोभ के भी संवरण का, प्राण जब निष्प्राण में भरने लगे हम, प्रश्न है निस्वार्थ होते आचरण का। आज के समय की जो आवश्यकता है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और साइंटिफिक डेवलपमेंट से कहीं ज्यादा हमारे आचरण के डेवलपमेंट की है, हमारे मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान की। यदि हम मनुष्य को एक रोबोट की तरह से सूचनाओं और स्किल के माध्यम से केवल यंत्रवत उसका विकास करते चले जाएंगे तो इस सृष्टि का कल्याण नहीं है। इस सृष्टि का यदि हमें कल्याण करना है और सृष्टि का नहीं, हमें अपना कल्याण करना है, तो हमें हमारे अंदर का जो तत्व है उसको विकसित करने की तरफ भी ध्यान देना होगा। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में यदि कहें तो स्पष्ट उन्होंने कहा है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी विच इज ऑलरेडी विद इन अ मैन। हमारे अंदर की दिव्यता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। शिक्षा हमें यंत्र की तरह से कुछ कौशल विकास दे देने से नहीं संपूर्ण होती। इसके बारे में स्वामी जी की शिष्या भगिनी निवेदिता, जिनका अभी रेफरेंस आया, उन्होंने एक बार एक सभा में, स्त्रियों की सभा हो रही थी, और किसी ने ये कहा कि भारत की स्त्रियां अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं। उन्होंने बड़ी कड़ाई से इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, लिटरेट से आपका अर्थ क्या है? लिटरेट आप किसको कहते हैं? जिसको लिटरेचर पता है वो लिटरेट है। और जिस देश की स्त्रियों को यहाँ का सर्वोत्तम लिटरेचर रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, ऐसे शास्त्र कंठस्थ हो जो अपने जीवन में उसको आत्मसात करके धारण किए हों, इतने बड़े लिटरेचर के जानने वाले राष्ट्र में आप कहते हैं कि यहाँ की महिलाएं इलिटरेट हैं, ये कहना पाप है। इसी के साथ स्वामी विवेकानंद ने भी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि मैं उस हर व्यक्ति को, हर पढ़े लिखे व्यक्ति को पापी कहता हूं जिसके देश में, उसकी उपस्थिति में एक भी व्यक्ति भूखा है, गरीब है, दलित है। यानी हम सब में यदि ऐसी शिक्षा नहीं है जो हमारे आसपास के वातावरण को, सभी को सुखी कर सके, सभी को शांत कर सके, सभी का कल्याण करने की बात सोच सके, सभी के प्रति आत्मीयता प्रदर्शित कर सके, तो ऐसी शिक्षा व्यर्थ है।
ऐसी शिक्षा हमें कहीं नहीं पहुंचाती। तो आपने जिस तरह से इस कार्यक्रम में भूमिका में ही कहा था कि क्या थी वो व्यवस्था, हमारे यहाँ की भारतीय शिक्षा पद्धति थी क्या और उससे हमें मिलता क्या था, और ये जो नई शिक्षा पद्धति आई है इस पर इतनी चर्चा की आवश्यकता क्यों है। इसके बारे में 1931 में गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने जब लंदन में जाकर के अपनी बात कही तो उन्होंने खुल करके इस बात को अंग्रेजों के सामने कहा कि आपने जितना हमारा नुकसान किया है, आपने हमारे यहाँ की जड़ों को खोद करके उनको खुला छोड़ दिया है, यानी हमारी शिक्षा की, हमारे जीवन की जड़ें सूख रही हैं, आपने इतना नुकसान किया है। और खुल करके उन्होंने कहा कि हमारा भारत आपके आने से पहले बहुत अधिक साक्षर था, परंतु आपने उसकी साक्षरता कम की है। वो अंग्रेज जो पूरे विश्व में ये कह रहे थे कि भारत को हमने सभ्य बनाया, भारत को हमने सिविलाइज्ड बनाया, भारत को हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी, वो अंग्रेजों के सामने उन्हीं के देश में जाकर के गांधी जी ने खुल करके उनकी बात को नकारा, उनका विरोध किया और उन्हें समझाया, उनको रेफरेंस दिया उस रिपोर्ट का जो ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, जहां पर 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही, पूर्वार्ध में ही ये कहा गया कि आप भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में देखिए, वो क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। तो ये पता चला था कि केवल बंगाल का ही जो सर्वे किया गया, वहां 1 लाख से अधिक प्राइमरी पाठशालाएं थी, एक भी गांव ऐसा नहीं था जहां पर प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था ना हो। एक जिले में कम से कम 400 से अधिक उच्च स्तरीय शिक्षा के संस्थान थे। सारी शिक्षा व्यवस्था समाज के हाथ से संचालित होती थी, राज्य के अधीन नहीं थी। इसलिए जो समाज की आवश्यकता होती थी, जो हमारा समाज चाहता था, जो हमारा सामाजिक दर्शन था राष्ट्र का, उसके अनुरूप हमारी शिक्षा की व्यवस्था होती थी। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा कि यदि ब्रिटिश को राज करना है भारत पे, तो इनकी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, अन्यथा हम इन पर राज नहीं कर पाएंगे। इसी रेफरेंस में मेगास्थनीज जब भारत में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, उसने कहा कि पूरे भारत में मुझे एक भी पुरुष ऐसा नहीं मिला जो मिथ्याचार करता हो, जो झूठ बोलता हो। मुझे एक भी स्त्री ऐसी नहीं मिली जो सती ना हो, जो पवित्र ना हो। तो ऐसा भारत जिसमें एक भी व्यक्ति झूठा नहीं था, एक भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी नहीं था। आज हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, अनाचार है। तो जितनी हमारे भारत की उच्च स्थिति थी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आचरण के रूप से, वो इस शिक्षा व्यवस्था ने क्या ऐसा कर दिया कि आज चारों तरफ 75 वर्ष की महिला के साथ अनाचार करने वाला इसी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, आज ही के अखबार में है। तो जहां पर स्वामी विवेकानंद जैसा युवक पैदा होता था, जहां पे श्री अरविंदो जैसे लोग पैदा होते थे, महर्षि रमण पैदा होते थे, क्या हो गया उस भारत के शिक्षा व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, कि आज 20 साल का युवक 75 वर्ष की महिला के साथ भी अनाचार करने में उसको शर्म नहीं आती। उसका कैसे उसकी आत्मा जीवित उसको रहने देती है। तो ये शिक्षा व्यवस्था में कुछ बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ है, जिसको हम धोते चले जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं तो हमें चेतना था, कहीं ना कहीं तो हमें देखना था कि आखिर क्या है। अभी सृष्टि जी ने कहा कि आज हमारे यहाँ युवकों के बीच में आत्महत्या एक समस्या है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। अब हमारा युवक इतना वीक हो गया है कि वो अपने ही जीवन को चलाने योग्य नहीं रह गया, वो दूसरे के जीवन को और राष्ट्र के जीवन को कैसे उन्नत करेगा। तो ये कहां से ये ऐसे ऐसे बच्चे निकल करके आ गए जिनको हमारी शिक्षा व्यवस्था ने पैदा किया, जो एम्प्लॉयबल नहीं है, जिनका लैंग्वेज पर कमांड नहीं है, जिनका जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, मैथमेटिकल एबिलिटी है, वो कैलकुलेटर कंप्यूटर हटा लिए जाए तो शायद वो 2-4 अक्षर भी ठीक से नहीं लिख पाते। 1-2 अक्षर लिखते हैं, उसके बाद इंतजार करते हैं कि वो स्पेल चेक के माध्यम से कुछ शब्द आ जाए तो वो पूरा हो जाए। तो ऐसा जो हमारा मानसिक एबिलिटी थी वो सारी की सारी जो डाउन हो गई,
जो हमारा चरित्र गिर गया, जो भाषा पर कमांड खत्म हो गया, जो सामाजिक व्यवस्था खत्म होने लगी, हमारे पारिवारिक सामाजिक मूल्य चले जाने लगे, पर्यावरण के प्रति आस्था घट गई, ये सभी कुछ कारण था कि इस नई शिक्षा नीति के जो आने का कारण बना। तो इसके ऊपर जब विचार किया गया कि कैसे हम ऐसी कुछ व्यवस्था लाएं जिसमें हमारे बच्चों का मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास, उनके जीवन के हर पहलू का विकास हो सके, तो एक बड़े लंबी बहस के बाद इस शिक्षा नीति का आगमन हुआ है। इसमें ये पूरी व्यवस्था की गई है, जैसे इसमें आप सभी ने कहा कि 5+3+3+4 वाला कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो 5 वाला जो कॉन्सेप्ट रखा गया है, जो प्राइमरी शिक्षा रखी गई है, हम सभी जानते हैं कि किसी भी बच्चे का जो संपूर्ण मस्तिष्क का विकास है वो 6 वर्ष की अवस्था तक हो चुका होता है। उस अवस्था तक यदि उसको मूल्य, एटीट्यूड और बिहेवियर के बारे में नहीं ठीक से सिखाया जाता तो वो उसके साथ आजीवन रहता है। आज के समय में यदि देखा जाए तो हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर 3 वर्ष के बाद यूकेजी, एलकेजी जैसी व्यवस्थाएं थी, लेकिन अब इस नई शिक्षा व्यवस्था में उन सबको मुख्य शिक्षा का अंग बना दिया गया है। यानी पूरे भारत में हर बालक बालिका को एक जैसी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की शिक्षा मिले, जिसमें उसके अंदर मूल्यों का निर्माण हो, जिसमें उसके समाज के प्रति छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से उसको समझ बैठाई जाए, उसको अपने वातावरण और संस्कृति के प्रति जागरूक किया जाए, ऐसी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया है, सभी ने कहा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान। तो 3 लैंग्वेज में कम से कम ये सुनिश्चित किया गया कि हमारी जो शुरुआत की शिक्षा है वो हमारी मातृभाषा में, क्योंकि यदि हम दूसरी भाषा में शिक्षा करते हैं तो हमारा फोकस शिक्षा के बजाय भाषा को सीखने में अधिक लगता है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे मन में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं छोटे छोटे बच्चे के। अभी कुछ दिन पहले हमारे बेटे ने एक मुझसे बड़ी छोटी सी घटना शेयर की। वो हमारे वर्किंग मदर होने के नाते कई बार अपने बच्चों को भी मुझे यूनिवर्सिटी ले जाना पड़ता था। तो जब वो यूनिवर्सिटी जाता था तो उसने देखा कि जो बाथरूम था उसके ऊपर लिखा हुआ था फैकल्टी, राइट, यानी वो फैकल्टी के यूज के लिए है। तो उसने कहा कि मुझे लगता था फैकल्टी माने बाथरूम। वो बड़े समय तक वो ये सोचता रहा कि फैकल्टी माने बाथरूम। अब आप ये सोचिए कि जो फॉर फैकल्टी लिखने की वजह से फॉर उसमें बिगड़ गया था, फैकल्टी लिखा था और उसमें वो 2-3 बार टॉयलेट गया, तो उसके दिमाग में बैठ गया कि वो फैकल्टी माने बाथरूम। यानी भाषा का परिवर्तन होने से आपकी ज्ञान की जो ग्राह्यता है वो भी बहुत प्रभावित होती है, और अपनी भाषा में ही आप अपने संस्कृति, अपने कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी भाषा में वो शब्द ही नहीं मिलेंगे। दूसरी भाषा में जैसे आप कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए सुनने के लिए बैठ जाइए कि कौन सा इसका हिंदीकरण करें, तो शायद लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि वो हमारे यहाँ उसका आविष्कार नहीं हुआ, तो उसका फिर अनरियलिस्टिक टाइप का ट्रांसलेशन हो जाता है। तो अपनी भाषा में शोध हुए हैं कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके ज्ञान की ग्राह्यता अधिक होती है, वो अच्छी तरह से भाषा को समझते हैं और उसमें जो दिया जा रहा ज्ञान है उसको समझते हैं। और उसके साथ अंग्रेजी की बात है तो वो आप एज ए लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी मीडियम के बजाय अंग्रेजी को एज ए लैंग्वेज जब पढ़ेंगे तो आपकी वो समस्या भी नहीं रहेगी कि आपको वैश्विक भाषा की आवश्यकता है, तो वो वहां पर उसकी व्यवस्था है। इसके साथ ही आप भारत की कोई एक और भाषा सीखेंगे तो आपकी डाइवर्सिटी जो है इंडिया की, जिसमें बहुत सारी हजारों तरह की भाषाएं हैं, हजारों तरह की संस्कृति है, हजारों तरह की वेशभूषा, खान पान है, उसको समझने में हमें मदद मिलेगी। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हमारे लिए एक अच्छा वेलकम स्टेप है। इसी के साथ आज का युग कंप्यूटर का युग है, डिजिटल इंडिया की बात कही जा रही है, तो जस्ट प्राइमरी के बाद बात कही गई है, यानी कंप्यूटर है, कोडिंग है, सॉफ्टवेयर है, इससे संबंधित चीजें भी हमारे में माध्यमिक स्तर पर जुड़ जाएंगी, जिससे कि बच्चे को लेटेस्ट जो वर्ल्ड का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके साथ साथ वो चल सके। और जब 11वीं 12वीं तक जब वो आने लग जाता है तो वहां पर उसकी जो शिक्षा होगी उसमें वो
किसी न किसी व्यवसाय को करने योग्य हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने की बात कही गई है। तो ये 12वीं तक आते आते बच्चा अगर छोड़कर भी कहीं समाज में निकल जाता है तो वो मानसिक और कौशल रूप से इतना वो मैच्योर हो चुका होगा कि वो किसी कार्य को कर सके। इसके साथ ही जब उच्च शिक्षा में हम आते हैं तो ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट में 3+4, 3 और 4 दोनों का ही कॉन्सेप्ट रखा गया है। यानी अगर आप किसी नौकरी को करना चाहते हैं तो जो ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो 3 साल का करके आप ड्रॉप कर सकते हैं और फिर आप अपने उस कार्य में जा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको इसमें अधिक ज्ञान की आवश्यकता है, उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, तो 4 साल का ग्रेजुएशन करके आप फिर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करके उसको आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की भी व्यवस्था की गई है। यानी अगर आपको लगता है कि आप 1 साल पढ़े, उसके बाद आपको कोई आवश्यकता पड़ गई, कोई मजबूरी पड़ गई, कुछ आपका विचार बदल गया, आपने उसको छोड़ दिया, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर डिप्लोमा मिल जाएगा, फिर डिग्री मिल जाएगी। यानी किसी भी स्तर पर यदि आप शिक्षा को छोड़ते हैं या जोड़ते हैं तो आपको उसका नुकसान नहीं होगा और दोबारा लौट करके आप वापस उस क्रेडिट को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ क्रेडिट सिस्टम ये किया गया है कि आप अलग विषय में, अलग संस्थान से, कहीं से भी आप अपने क्रेडिट को पूरा कर सकते हैं। यानी एक शिक्षा को जो ओपननेस की तरफ बढ़ाया गया है, आनो भ्रद्दा कृतो यंतु विश्वतः, यानी विश्व में कहीं से भी अच्छे विचार आए उससे सीखिए। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने क्रेडिट किसी भी जगह से आप पूरा कर सकते हैं। दूसरे संस्थान से भी अगर पूरा कर लेते हैं तो आपकी डिग्री में वो जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही जो मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की गई है वो सबसे अच्छी बात है, इसलिए कि आज मुझे लगता है कि सांख्यिकी की मैं विद्यार्थी हूँ। सांख्यिकी एक ऐसा विषय है जो हर डोमेन में अप्लाई होता है। स्टैटिस्टिक्स यदि डोमेन ना हो तो अपने आप में कुछ भी नहीं है। ये निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है, पर निर्णय क्षमता लेने के लिए कोई ना कोई डोमेन होना चाहिए। किस डोमेन में आपको निर्णय लेना है? यानी आप इसको साइकोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं, बॉटनी में करना चाहते हैं, सोशल साइंसेज में, बायोलॉजिकल साइंसेज में, कौन सी साइंस में? तो यदि हमें इन डिसिप्लिन्स का ज्ञान नहीं है तो हम अपने विषय का पूरी तरह से इवन उसके अनुरूप रिसर्च भी नहीं कर पाएंगे, शोध भी नहीं कर पाएंगे। तो यदि हमें शोध करना है उस स्तर का तो हमें मल्टीपल डिसिप्लिन का ज्ञान होना ही चाहिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक शरीर में तरह तरह के हमारे तंत्र हैं। श्वसन तंत्र अलग है, हमारा नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, मसल्स का सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है। परंतु यदि हमें स्वस्थ होना है तो हमारे इन सारे सिस्टम को स्वस्थ होना पड़ेगा। तो एक डॉक्टर यदि कहे कि हम खाली श्वसन तंत्र के डॉक्टर हैं और हम श्वसन तंत्र ठीक कर देंगे और उसका जो साइड इम्पैक्ट हुआ है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, आप अगले डॉक्टर के पास जाओ। और एक स्तर तो ये आ गया था कि धीरे धीरे लोग कहने लगे थे कि आप बाईं आंख के स्पेशलिस्ट हैं कि दाहिनी आंख के स्पेशलिस्ट हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, होलिस्टिक यानी जो ज्ञान है वो ज्ञान संपूर्णता में होता है। इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपने आप में बहुत आवश्यक है। ज्ञान को आप कंपार्टमेंट में नहीं बांट सकते। आप नहीं कह सकते कि हमें ज्ञान है मैथमेटिक्स का परंतु हमें भारतीय दर्शन का ज्ञान नहीं है, हो ही नहीं सकता। आप मैथमेटिक्स को जान ही नहीं सकते अब यदि आप भारतीय दर्शन को नहीं जानते। ये मुझे बहुत देर में पता चला। आज जो कहा जाता है कि विश्व में केवल 0 योगदान है, नहीं, हमारी संख्याओं के बिना विश्व में कुछ था ही नहीं। संख्या हमारा योगदान है, हमारी ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, बहुत सारे योगदान। हमारा जो मेडिकल हिस्ट्री है, पहली प्लास्टिक सर्जरी हमारे यहाँ पुणे में हुई जिसका डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है कि गाल की स्किन को निकाल करके नाक को और यहाँ को शिफ्ट किया गया, उसका पूरा सुश्रुत संहिता में जो वर्णन है। तो आप मेडिकल कैसे पढ़ेंगे जब आपको संस्कृत नहीं आती, जब आपको चरक संहिता नहीं आती? तो लिटरेचर पढ़ने वाले को मेडिकल पढ़ने की छूट हो, मेडिकल वाले को इंजीनियरिंग पढ़ने की छूट हो, आर्किटेक्चर वाले को लिटरेचर पढ़ने की छूट हो। यानी हमारी रुचि के अनुरूप जब जहां जैसी हमारी इच्छा हो, आवश्यकता हो, तो ज्ञान पर बंधन नहीं होना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है इस शिक्षा नीति का बहुत अच्छा है। मुझे लगता है समय अधिक हो रहा है आभा जी, तो इसके साथ ही एक जरूर हम आपकी बात कहना चाहेंगे कि जीवन में शिक्षा का महत्व बस यही है कि एक संपूर्णता में व्यक्तित्व का विकास हो, मनुष्य के अंदर मनुष्यता का प्रादुर्भाव हो और हम आत्मनो मोक्षार्थ और जगत हिताय के कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के चलें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।
भावावेश में आकर खुद अधिक समय ले लिया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों को सुनते सुनते हम इतने स्वयं वाविवल हो जाते हैं कि ये कहने का मन ही नहीं होता कि अब नहीं, अब दूसरे वक्ता की बारी है, क्योंकि आप सभी वक्ता अपने आप में परिपूर्ण हैं और अधिक से अधिक ज्ञान देने की प्रयास करते हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दीदी को दिन भर सुनते जाएं तो भी समय का पता नहीं चलेगा। अनुभव था आपको सुनना। हम इस बात से एग्री करते हैं, हम इस बात से एग्री करते हैं कि आप अगर दिन भर भी सुनते रहें तब भी हमें कुछ लगेगा कि अभी और सुनने की आवश्यकता है, और हम निवेदन करेंगे कि हम इसको पार्ट 2 जरूर लेकर के सही कह रहे हैं मैडम के लिए बस इतना कहना चाहूंगी कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, और अभी कुछ लोग बाकी हैं जो मीठा बोल देते हैं। इतना अच्छा मैम आपका वक्तव्य था और इतनी अच्छी आपकी बातें बताई। और अभी जो आप बात कर रही थी प्राचीन काल से जुड़ने की, देखिए हम सब वासुदेव कुटुंबकम की संस्कृति को पोषित और पल्लवित करते हैं। कहीं ना कहीं ये कोविड-19 ने भी हमको यही सिखाया है कि हमारा खुद स्वस्थ रहना जरूरी नहीं है। हम स्वस्थ तब रहेंगे जब आसपास वाले स्वस्थ रहेंगे। तो हम बाकी लोगों को भी कहते हैं कि आप भी स्वस्थ रहें, आप भी मास्क पहने, आप भी सैनिटाइज करें। यही हमारी शिक्षा व्यवस्था कहती है। आप शिक्षित हैं तो देश ऊपर नहीं जाएगा, हम सब शिक्षित हैं तभी ये देश ऊपर जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं फिर से उस संस्कृति को पोषित और पल्लवित करना होगा, तभी हम एक सुदृढ़ भारत को देख पाएंगे। अब आप सब जिनको सुनना चाहते हैं, और मैं भी जिनको सुनने के लिए बहुत मतलब व्यग्र हूँ और चाहती हूँ जल्दी से उनको सुना जाए, हमारे बीच आदरणीय हरिशंकर जैन जी हैं, और इनका पाथेय हम सबको प्रदान, ये अपना पाथेय हम सबको प्रदान करेंगे। मैं क्या परिचय दूं सर आपका, आप पूरे भारत में आपका नाम जाना जाता है। मैं थोड़ा संक्षिप्त परिचय लेकिन फिर भी देती हूँ। आप पहले लखनऊ हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता थे, अब आप सुप्रीम हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, और आप सबकी मेहनत का ये परिणाम है कि आज राम मंदिर के जो ताले तोड़वाने में जो केस चला, उस पर जो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसका परिणाम आज हम सबके सामने है। मैंने आपको पहले भी सुना है, आप बहुत ही प्रखर वक्ता रहे हैं। राष्ट्र हित और समाज हित में आपने अनेक कार्य करे हैं। तो अब बहुत कुछ आपके बारे में न कहते हुए मैं सीधे आपको आमंत्रित करती हूँ, लेकिन जरूर कहना चाहती हूँ कि हर तरफ पसरा अंधेरा, कब तलक ढोते रहोगे, और आज है उगता सवेरा, कब तलक रोते रहोगे। आइए एक दीप से एक दीप को द्योतित करें हम, हर समय सूरज का रोना, कब तलक रोते रहोगे। मैं सर आपको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ पूरे विद्वत मंच जो यहाँ पर है उनकी तरफ से सर आपको आमंत्रित करती हूँ। आपको सुनने का सुखद अवसर आज हम लोगों को मिला है। आदरणीय जैन जी सर अनम्यूट कर लीजिए, सर अपना अनम्यूट कर लीजिए। सर आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। अब आवाज आई? हाँ जी। जन उद्घोष समिति के तत्वावधान में आज जो ये गोष्ठी हो रही है, उसमें मैं सभी महिला शक्ति, नारी शक्ति को सबसे पहले प्रणाम बोलता हूँ। अपने बंधुवर, गुरुजन और जितने साथी हैं सबको जय श्री राम। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा नीति है इसका नाम ही 2020, तो हमें शिक्षा नीति 2020 नहीं चाहिए। अब 2020 का मैच नहीं हो सकता और न वनडे मैच हो सकता है। शिक्षा नीति टेस्ट मैच के साथ बनानी पड़ेगी, यानी जो अपने आप में समग्र हो। 2020 है, ठीक है, जो शिक्षा नीति आ गई है, मैं नहीं कहता बहुत बुरी है, पर ये भी नहीं कहता बहुत अच्छी है। या और जिस शिक्षा नीति से जो भारतीय परिवेश है और जो भारत की आत्मा है, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है, उसका प्रचार प्रसार होगा, उसका हमारे नागरिकों पर, हमारे विद्यार्थियों पर तो असर पड़ेगा, वो सीखेंगे। मुझे नहीं दिखता किसकी कोई व्यवस्था है। थोड़ा सा
मैं ज्यादा पीछे न जाकर थोड़ा सा इतिहास को जानना चाहता हूं। तो बिना इतिहास पढ़े और बिना इतिहास का ज्ञान हुए ना हम वर्तमान में जी सकते हैं, ना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ये एक अकाट्य सत्य है कि 800 साल तक हमने दरिंदगी सही है, एंड मास यहाँ सती नारियां हमारी सती हुई हैं, मंदिर टूटे हैं और तरह तरह के अत्याचार हुए। मैं पूरे उसमें नहीं जा रहा हूँ। अंग्रेज आए, अंग्रेजों को हमने बड़ी जल्दी आत्मसात कर लिया। आज पूरा का पूरा जो परिदृश्य है वो अंग्रेजमय हो गया है। अगर आप अंग्रेजी में बात करते हैं, आपके बच्चे मम्मी पापा कहते हैं, आप बर्थडे पर केक काटते हैं, बर्थडे उसी हिसाब से मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो आप बड़े अच्छे हैं और मॉडर्न हैं और इस देश के लिए सब अच्छा ही है। अगर ये नहीं करते, अगर आप तिलक लगाते हैं, आप चोटी रखते हैं, तो आप बहुत पीछे है, आपको बैकवर्ड समझा जाए। भाइयों, जरा आपको याद होगा, अगर थोड़ा इतिहास पढ़ा होगा, अभी बात नालंदा की आई थी। किसी एक वक्ता ने कहा था कि नालंदा हमारे बहुत बड़ा एक केंद्र था। अरे नालंदा का तोड़ा किसने? बख्तियार खिलजी ने। आज बख्तियार खिलजी के नाम पर वह स्टेशन बना हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति जो चली गई है, आज वो सभ्यता और संस्कृति लोगों को मालूम कैसे पड़े? आज ये कैसे मालूम पड़ेगा कि पृथ्वीराज चौहान जो देश के लिए इस जो आखिरी एक तरह से कहा जाए दिल्ली सल्तनत के आखिरी हिंदू बादशाह थे, उनके क्या क्या जुर्म हुए, कैसे उन्होंने बलिदान दिया, क्या उसकी कहानी सुनाई जाती है? दिल्ली में एक भी सड़क पृथ्वीराज चौहान के नाम से नहीं है, बाबर के नाम से, औरंगजेब के नाम से, और जितने मुस्लिम तुगलक के नाम से, इनके नाम से, उनके नाम से कोई नहीं है। इसके बाद देखिए, आज राणा प्रताप जी के योगदान को हम आप याद नहीं करते हैं। अकबर महान पढ़ाया जाता है। टीपू सुल्तान ने क्या किया? टीपू सुल्तान जिसने 30,000 हिंदुओं को कत्ल कराया था, 60 लाख हिंदुओं को धर्मांतरण कराया था, आज वो टीपू सुल्तान को बड़ा महिमा मंडित करके पढ़ाया जाता है, महिमा मय करके पढ़ाया जाता है। भाई ऐसा है, आप सभी शिक्षाविद हैं और सारे शिक्षाविदों से मेरा अनुरोध है कि समय की मांग है, पुकार है कि आप आवाज उठाइए और कहिए कि सिलेबस बनाइए। पहले सिलेबस क्या होगा? उस सिलेबस में वेद और गीता पढ़ाई जाएगी। क्या आप इस देश में जो पापाचार हो रहा है, उस पापाचार को बिना भारतीय संस्कृति और दर्शन को बताए उस पापाचार को रोक सकते हैं? वसुदेव कुटुंबकम की बात अभी आई थी, पूर्व वक्ता ने कहा था वसुदेव कुटुंबकम क्या है? अरे तो सबुजा बसुदा हमारी थी, सब हमारे एक थे। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, सारी बसुदा हमारी थी। आज क्या है? आज हमसे, हमारे देश से पहले ईरान हमारा था, अफगानिस्तान हमारा था, सब कट गए, पाकिस्तान एक हिस्सा ले गया और हिंदुस्तान के पुनः पार्टीशन की तैयारी हो रही है। आज इस देश में जो संस्कृत, इस देश की आत्मा थी, आज संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही है। उर्दू पढ़कर लोग IAS ऑफिसर्स में पहले आ रहे हैं, संस्कृत की अवहेलना हो रही है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि अगर हमको सरवाइव करना है, हमको जीना है और अपनी बौद्धिक क्षमता को, देश की क्षमता को, इस राष्ट्र की क्षमता को और राष्ट्र के साथ इस देश की आत्मीयता को, देश के आत्मसम्मान को अगर बरकरार रखना है, तो शिक्षा नीति में सबसे पहले बच्चों को हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ाया जाए। सच्चा इतिहास, जो कि सेकुलरिज्म के डर से, पता नहीं क्यों डरते हैं, जहां मुसलमान का नाता है लोग डर जाते हैं, क्यों डरते हैं? जो सच्चाई वो बतानी पड़ेगी, मंदिर टूटे बताना पड़ेगा। आज का बच्चा जाने तो कि साहब ये जो कहा जाता है, साहब ये जितनी बढ़िया बढ़िया मंदिर वो बने हुए हैं, अट्टालिकाएं, महल, ये सब मुसलमानों के, अंग्रेज मुसलमान बादशाहों बनवाए हुए हैं। नहीं, मीनाक्षी मंदिर हमारे 2-3 हजार साल पुराने मंदिर पड़े हुए हैं, उनकी नक्काशी देख लीजिए। ताजमहल उसके आगे फीका है।
आज वो सारे के सारे तथ्य हमसे अछूते रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि इस देश को जो सबसे पहले यहाँ के शिक्षा मंत्री हुए थे मौलाना आजाद, मोहम्मद कलाम आजाद, उन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से सन 47 से 58 तक 12-13 साल में जो कुछ स्वतंत्र भारत में शिक्षा का इस्लामीकरण कर सकते थे, इस्लामीकरण करने के लिए पूरा का पूरा बीड़ा उठाया और किया। और यही कारण है कि आज इतिहास के पन्ने विलुप्त हो रहे हैं। यही नहीं, हमारी शिक्षिकाएं यहाँ बैठी हुई हैं और बहुत अच्छी शिक्षिकाएं जिन्होंने बहुत काफी अध्ययन किया है, मैं उनको अभी सुन रहा था। अरे आप देखिए, सिलेबस देखिए, जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं, होली बाइबिल लिखी है, होली बाइबिल सेक्रेड कुरान लिखा हुआ है, पर उसी किताब में दर्जा 7 और 8 की किताब में वेद के लिए क्या लिखा है? केवल वेद। रामायण कहते हैं, रामायणा, वाइफ ऑफ रामा, इस तरह बोलते हैं। तो ये क्या है? आज हमारा बच्चा सीख रहा है, वो तो नहीं समझेगा कि वेद भी और वेद पुराण कोई बहुत अच्छी चीज है, ये भी बराबर वेद पुराण तो नीचे है, कुरान और बाइबिल ज्यादा ऊपर। तो हमको बच्चों को सबसे पहले अपनी शिक्षा नीति में बतलाना पड़ेगा कि इस देश का अस्तित्व वेद और पुराण से। देखिए, जब तक देश की शिक्षा, जैसे अभी आपने कहा कि मातृभाषा जरूरी है, मातृभाषा के साथ साथ इस देश का मातृ अस्तित्व, देश की अस्मिता, वो भी पढ़ना जरूरी है। जब तक ये देश का बच्चा यहाँ की इतिहास नहीं जानेगा, यहाँ की परंपराएं नहीं जानेगा, यहाँ की संस्कृति नहीं जानेगा, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। आज किसी को मालूम है कि सारा प्लेन वायुयान जो भी यहाँ पर पुराने जमाने में जो हमारे शास्त्रों में लिखा था, सब हमारी देने। आर्यभट्ट यहाँ के थे। सब लोग सोचते हैं साइंस मैथ जितना सब डेवलपमेंट बाहर से आ रहा है, सब अमेरिका से और इंग्लैंड से आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज क्या कारण है? क्या सब लोग जो हमारे सभ्य समाज के, उन्नत समाज के और तथाकथित फॉरवर्ड क्लास के जो लोग हैं, अपने बच्चों को केवल इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और इंग्लिश स्कूल में जाकर फादर और ये कर रहे हैं। व्हाट, वाई? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ख्याल रखिए इस बात को। शिक्षा नीति चाहे जो हो, पर पूरी शिक्षा व्यवस्था दो बटी है। एक वर्ग जा रहा है मदरसों में वो जा रहा है, वहां से सीख कर वो क्या आता है कि हिंदुस्तान को कैसे डिस्टेबलाइज करना है, कैसे हिंदुस्तान को फिर से गड़बड़ करना है। दूसरा वर्ग है जो क्रिश्चियन स्कूल में जाता है, मिशनरी स्कूल में जाता है। वो बच्चा वहां से मिशनरी स्कूल में जाकर देश की कोई भी संस्कृति को नहीं सीखता है, उसको केवल अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में के अलावा जो कुछ पोएम्स बता दी जाती है उससे मालूम है। मेरा मतलब कहने का यह है कि कच्चा काजा वर्ग जो उस स्कूल में जाता है, जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में जाता है, वो बच्चा बिल्कुल केवल नौकरी करने निकलता है। उसको मालूम है हमको निकलना है, जॉब लेना है, फॉरेन मिले यहाँ मिले, हमको तुरंत अपना सेटल होना है और लाइफ आगे बढ़ना है। दूसरा वर्ग वो है जो हमारे गांव का है। उन प्राइमरी स्कूलों में मैंने जाके देखा है, प्राइमरी स्कूलों की दुर्दशा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, वहां के शिक्षक अपने कर्तव्य से विमुख हैं। इसलिए विमुख हैं सबको केवल नौकरी चाहिए, बच्चों को पढ़ाते नहीं है। हाथ दबाएंगे, पैर दबाएंगे, दुनिया भर के काम कराएंगे, अपने घर के काम कराते हैं, कोई पढ़ाता नहीं है। और जितने मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ कि ऐसा नहीं है। अब प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। अभी आप मैं क्षमा चाहते हुए कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चले। मैं देखने के बाद, अपने आंख से देख के आने के बाद, ठीक 1 महीने पहले देख के आया हूँ कि क्या हालत है स्कूलों की, क्या हालत है। स्कूल में आप जो हालत है, यहाँ बखान पूरा नहीं करने जा रहा हूँ, मैं नर्सरी में 60 बात कह रहा हूँ। दूसरी बात, पीएचडी, आप चलिए, आप एकदम हाई प्लस हाई पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए हमारी लड़कियों को क्या करना पड़ रहा है? पीएचडी डिग्री कैसे मिलती है? मैं उन लोगों को जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा किसी का, कि पीएचडी लेने के पहले उनको जो विभाग अध्यक्ष होते हैं, जो उनके गाइड होते हैं,
उनके घर नौकरी करनी पड़ती है, उनके पूरा काम करना पड़ता है, या पैसे देने पड़ते हैं, या लड़कियों का शोषण होता है। ये फैक्ट है, ओपन तथ्य है। तो मेरे शिक्षक भाइयों, सबसे पहले प्रेरणा देनी पड़ेगी कि हमको अपना मॉरल ऊंचा करना है। जब तक मॉरल ऊंचा नहीं होगा तब तक कोई शिक्षा नीति, कोई शिक्षा पद्धति काम नहीं कर सकती। और मॉरल कब आएगा? जब धर्म आएगा। धर्म कब आएगा? जब बच्चों को धर्म पढ़ाया जाएगा। आज पढ़ाया जाएगा रामायण क्या था? अरे रामायण वो चीज है जब बताएंगे कि देश का राजा कैसा होना चाहिए, देश का पिता कैसा होता है, एक बच्चे का पिता कैसा होना चाहिए, माँ कैसी होनी चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए। एक भाई वो जो कि खड़ाऊ लेकर बैठा रहता है, ये नहीं कि भाई निकल गए और राज्य पर बैठ गए, यहाँ तो तुरंत वो एक साथ जाएंगे, तुरंत बैठ जाएंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं, कैसा चले गए सब कब्जा कर लो। वहाँ भाई हाथ जोड़ कहता भाई मैं खड़ाऊ की पूजा करूंगा, आप आइए रात सिंहासन पर। वो क्या दर्शन है, एक लक्ष्मण जी का दर्शन है जिन्होंने भाई किस तरह सेवा की। तो वो संयुक्त परिवार, वो चीजें जो हम रामायण पढ़ेंगे तभी तो बता पाएंगे। क्या वो बाइबल पढ़ा के बता पाएंगे? क्या कुरान पढ़ा के बता पाएंगे? नहीं। हिंदुस्तान की आत्मा, इस देश की आत्मा हमारी पुराण है, वेद है, शास्त्र है, रामायण है। इसको पढ़ाने के लिए जब बात आती है तो मैं देखता हूँ सबके मुंह पर ताले पड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों डर लगने लगता है। एक यहाँ पर सेकुलरवाद का एक ऐसा टोपा पहना दिया गया है, कोई आदमी उस टोपे से निकल नहीं पा रहा है। अरे भाई सेकुलर है, इंडिया सेकुलर है। सेकुलर के मतलब भी समझ लीजिए, मैं 2 मिनट आपको समय केवल उस पर ले रहा हूँ। सेकुलर उस हद तक है जो सरकार का काम है। सरकार सेकुलर होगी, हम सेकुलर नहीं होंगे। हमको आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है, हम शिक्षा दे सकते हैं। आज शिक्षा देने में, आप कुरान सुनिए कितनी बड़ी बात है कि आज मुस्लिम शिक्षा दी जा रही है, मदरसों शिक्षा दी जा रही है, कुरान पढ़ाया जा रहा है। एक 5 साल का बच्चा भी पूरा कुरान पढ़ लेगा, नमाज पढ़ लेगा। और आज हमारा आपका बच्चा घर का अभी हनुमान चालीसा पढ़ने कहते शायद 2-4 लाइन भी न पढ़ पावे। धिक्कार है शिक्षा नीति को। मैं कहना चाहता हूँ कि हमको एक ऐसी शिक्षा नीति बनानी पड़ेगी। अगर मॉरल एजुकेशन देना है तो आपको धर्म को लाना पड़ेगा, हिंदू धर्म पढ़ाना पड़ेगा, हिंदू दर्शन पढ़ाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण का सुदर्शन क्यों उठा था? भगवान कृष्ण ने ये सब जो महाभारत युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था, इसके पीछे फिलॉसफी क्या, वो बतानी पड़ेगी। हमारे जितने आज तक महात्मा इस धरती पर आए, गंगा जी से लेकर और जो भी भागीरथी से लेकर जो भी अगस्त मुनि, जितनी महान ऋषि प्रणाली है उसको बताना पड़ेगा। गुरुकुल प्रणाली को लाना पड़ेगा और शिक्षा नीति में यह बतलाना पड़ेगा कि भाई एक समय औरतें ऐसी होती थी कि जो अपने शील के रक्षा के लिए जोहर कर देती थी। हमारी नारियों ने लाखों की संख्या में जोहर किया है पर झुकी नहीं। क्या कारण है? क्या हम 800 साल गुलाम रहे? सबको हमको पढ़ना पड़ेगा। इतिहास को बताने के लिए धर्म को बताना पड़ेगा। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, बात थोड़ी कड़वी जरूर हो सकती है पर एक अकाट सत्य है कि शिक्षा प्रणाली में जब तक हिंदुस्तान का दर्शन नहीं होगा, इस धर्म का, इस देश का शास्त्र नहीं होगा, इस देश की अस्मिता नहीं होगी, तब तक इस देश के बच्चों को फायदा नहीं। अगर आप लोगों ने सब विद्वजन है, सबने अंबेडकर जी को पढ़ा होगा। मैं अंबेडकर जी का भक्त हूँ। अंबेडकर जी ने जो कुछ लिखा है पाकिस्तान और मुस्लिम्स के लिए, इस्लाम के लिए, वो अगर आप पढ़ लें तो आपको झकझोर देगा। सेकुलरवाद का पूरा गुब्बारा फूट जाएगा। आज अंबेडकर जी को पढ़िए, उन्होंने क्या लिखा है उससे सबक लीजिए। हमको अंबेडकर जी को पढ़ना पड़ेगा, उनको फॉलो करना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, फिर अपने विषय पर आता हूँ कि जो शिक्षा नीति बन रही है, शिक्षा नीति में सबसे पहले है कि बच्चे का मॉरल उत्थान हो, नैतिक उत्थान हो। अगर नैतिक उत्थान होगा तो आज जो IAS बन जाता है वो करप्शन नहीं करेगा। आज ड्रग सेवन लोग कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज में उर्दू को स्थान दिया गया है, तो क्या संस्कृत को भी स्थान दिया गया है उस पे? मैं चाहूंगा बड़ी संक्षिप्त में बात हो क्योंकि समय भी हो रहा है। जी जी, मैं बिल्कुल उसी बात जी, वही उसी भाई रहा हूँ। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा है, कल मैं देख रहा था टीवी पर आ रहा था, सुदर्शन टीवी पर। आजकल जो बड़े मौके से आपको सूचित भी कर दूं, बिंदास बोल कार्यक्रम 9 बजे आता है, शुक्र शनि इतवार। उसमें बिंदास बोल वो दिखा रहे हैं कि सिविल सर्विस में किस तरह से एक वर्ग के लोग, मुस्लिम लोग खास तौर से, जो बाहरी धन से प्रायोजित हैं, जिनको एक जिहाद है
कि हमको सोल्यूशन में घुसना है वो लिए जा रहे हैं, और उसकी वजह है उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लेते हैं, उसको पढ़ने वाला उर्दू होता है, पढ़ाने वाला उर्दू होता है, जांचने वाला उर्दू होता है, पेपर सीडर उर्दू होता है, उर्दू वाला होता है, उनको मैक्सिमम नंबर से मिलते हैं। संस्कृत वाले 7%, उर्दू वाले 29%। क्या बात है भाई, संस्कृत देश की भाषा है, संस्कृत इस देश की आत्मा है। आज संस्कृत के लोग यहाँ बोलने वाले नहीं है, आज संस्कृत को आप करने वाले नहीं है, ऐसा क्यों? इसके जिम्मेदार हम आप हैं। तो मेरा समय भी समाप्त हो रहा है, मैं एक अनुशासित सिपाही हूँ, केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो संस्कृत विलुप्त हो रही है, जो धर्म विलुप्त हो रहा है, उसको लाने के लिए मैं सारे शिक्षकों से जो यहाँ मौजूद हैं, मैं सबके से हाथ जोड़कर करवत प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी आवाज उठाइए कि इस देश में हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू इतिहास और जो यहाँ की प्रखर रूप से जिस वीर थे उनकी गाथाएं पढ़ाई जाएं। अभी तो यह बतलाया जा रहा है कि आज क्या है, हिंदू तो सब मार खाते रहे, पीछे रहे, पर यहाँ की जो गाथाएं, वीर गाथाएं, किसी मालूम भी नहीं है, पढ़ाई नहीं जा रही है। अकबर महान पढ़ाया जा रहा है। तो हम हमारे छात्रों को, हमारे विद्यार्थियों को मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे पूर्वज सूरवीर थे, कोई कमजोर नहीं थे। तो आने वाले समय में हमें वैसे ही इतिहास फिर बनाना है, और अगर ये करेंगे तो गुप्त काल का स्वर्ण युग था उधर हम ले जाएंगे। विश्व गुरु ऐसे नहीं बन सकते। विश्व गुरु बनने के लिए हमको उसी संस्कृत को लाना पड़ेगा, उसी संस्कृति को लाना पड़ेगा, उसी वेद और शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा, जिसको जिस पॉइंट से हमने छोड़ दिया है। जो जब से देश गुलाम हुआ 800 साल से, 800 साल में इस देश की ऊपर जितने अन्याय हुए हैं, उस अन्याय को एक एक को हमें देख के सबको बताना, समझाना पड़ेगा, ताकि इस देश का जनता समझे कि आज पीछे है तो इसलिए नहीं पीछे है कि हम मानसिक रूप से पीछे है या हमारे कर्मठता नहीं है। हम पीछे इसलिए है कि बाहर के लोग जो आए थे, जो देश में शासन कर गए थे, पर दलित कर गए थे, मंदिर तोड़ गए थे, अस्मिता से खिलवाड़ कर गए थे, मैकाले से शिक्षा नीति बना गए थे, इसकी वजह से आज जो पिछड़े सब पिछड़े हैं। तो कहना होगा कि उठे, अपने बल पर खड़े हों, अपने धर्म, अपने अस्तित्व पर, अपनी अस्मिता पर खड़े हों, अपनी संस्कृति पर खड़े हों, उस पर गर्व करें। और सारी शिक्षिकाओं से मेरा निवेदन है, इस बात को निडर होकर उठाइए, सेकुलर बात से मत डरिए। अगर आप डर गए तो इसका मतलब आपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। बिना डरे अगर आप मेरे को मेरी बात सही लगे तो उठाइए कि शिक्षा नीति ऐसी बनेगी जहाँ धार्मिक शिक्षा जाके बच्चों को दी जाएगी और सही इतिहास पढ़ाया जाएगा, ताकि चरित्र निर्माण हो सके, अच्छे शिक्षक, अच्छे IAS, अच्छे वकील, अच्छे जज निकले, ताकि ये देश फिर से एक बार विश्व गुरु बन सके। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ओजपूर्ण वक्तव्य के लिए हम सब आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर चरित्र निर्माण करना है, अगर ये जो भावी भारत के कर्णधार हैं, जो हमारे बच्चे हैं, यदि हम चाहते हैं कि इनका चरित्र निर्माण हो ताकि एक सुंदर समाज की स्थापना हो सके, तो निश्चित रूप से, क्योंकि जो मानस है, जो रामचरितमानस है, वो सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, वह एक ग्रंथ है, वह एक समाज है, वह एक देश है, वह एक रिश्ता है। उस सबको हमें पढ़ना चाहिए, हमको आत्मसात करना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी उसके बारे में बताना चाहिए। तभी एक सुंदर और सुदृढ़ समाज की संकल्पना जो है वो साकार हो सकेगी। समय बहुत कम है, मैं सीधे कुलदीप तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें और औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम के समापन की भी घोषणा करें। आदरणीय कुलदीप तिवारी जी। धन्यवाद डॉक्टर आभा त्रिवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर्वप्रथम तो आपने बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम का संचालन किया, इसके लिए बहुत आभार। और जन गो सेवा संस्थान के मंच से मैं अपने सभी, एक सेकेंड, जी, जन गो सेवा संस्थान के मंच से मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, अपने सभी पदाधिकारियों की तरफ से, आप सभी विद्वज्जनों का, आप सभी अतिथियों का, आप सभी वक्ताओं का, साथ ही साथ मेरे साथ जो श्रोतागण जो सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, उन सभी सोशल मीडिया के श्रोताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी लोगों को एक बार पुनः हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। आप लोगों ने बहुत अच्छे वक्तव्य रखे और बात यह है कि आप सब लोग विद्वान हैं। आप सब लोगों के पास में बोलने के लिए, कहने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए बहुत कुछ है।
लेकिन हम लोग समय की सीमा में बंधे हुए हैं, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि बहुत कम सुन पाए, या जो बोलने के लिए मन में जो विचार हैं वो अभी पूर्ण रूप से नहीं आ पाए। तो हम प्रयास करेंगे कि एक बार हम अवश्य रखें इस बात को कि दोबारा चर्चा हो और आप सभी लोग पुनः उस चर्चा में जुड़ें। सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, सब लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई सरल भाषा में। क्या है शिक्षा नीति और क्या होना चाहिए, किस बात की और आवश्यकता है, किन और परिवर्तनों की आवश्यकता है, इन सभी बिंदुओं को आप लोगों ने छुआ। आपने बेसिक शिक्षा से लेकर के माध्यमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक, और बाद में हमारे कानून के विद्वान आदरणीय श्री हरशंकर जैन भाई साहब का वक्तव्य सुनने को मिला। तो सबने अपनी अपनी राय रखी, सबके विचारों का स्वागत है, और हम आशा करते हैं कि हमारे जो विचार हैं, हमारी जो वक्तव्य है, हमारा ये चर्चा सब लोग सुनेंगे और इस पर पुनः चर्चा होगी और पुनः हमारे पास प्रश्न आएंगे। उन प्रश्नों के साथ हम एक बार पुनः इकट्ठा होंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक बार पुनः, और आप सभी लोगों को पुनः हम आमंत्रित करें, क्योंकि एक व्यापक चर्चा का विषय है, ये सीमित विषय नहीं है, हम इसको बांध नहीं सकते हैं, एक सीमा के अंदर हम नहीं बांध सकते इसे। तो इसलिए हम चाहेंगे कि एक बार पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम के समापन की हम औपचारिक घोषणा करें। और इसके बाद में यदि कोई एक आखिरी कमेंट यदि आप में से कोई कहना चाहे, यदि कोई प्रश्न हो तो आपका स्वागत है। यदि कोई प्रश्न हो, कुछ आप में से कोई कहना चाहे, आप में से किसी का भी कोई प्रश्न हो। जी कुलदीप जी मेरा बस सुझाव है कि अगली बार आप दो वक्ताओं को लेके एक वेब सीरीज बनाइए, ताकि जो कुछ भी, जैसे शीला मैडम को मैंने बीच में रोक दिया है, अभी सृष्टि मैडम को मतलब ये धृष्टता करनी पड़ी क्योंकि समय की सीमा थी, तो आप दो वक्ताओं की एक वेब सीरीज बनाइए, तो मेरे ख्याल से चीजें ज्यादा सामने आएंगी और जो सवाल है उनका भी समाधान हो सकेगा और हमको ज्यादा सुनने और सीखने का अवसर मिल सकेगा। बस इतना सा मेरा एक सुझाव है। मैं बिल्कुल आप लोगों की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। आपकी बात तिवारी जी बस इतना कहना चाहेंगे कि इस नई शिक्षा नीति में भारत की संस्कृति, दर्शन और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए एक विशेष व्यवस्था है। तो भारत की संस्कृति और राष्ट्र के प्रति जो माननीय जैन साहब ने चिंता व्यक्त की है, उसकी चिंता की गई है नई शिक्षा नीति में कि व्यक्ति बच्चा परिचित हो। धन्यवाद। जी बिल्कुल, हम इस विषय पे पुनः एक बार चर्चा कर सकते हैं, इस विषय पे चर्चा करी जा सकती है आगे, और जिसमें हम चाहेंगे, बहुत अच्छा सुझाव डॉक्टर आभा त्रिवेदी जी की तरफ से है कि दो वक्ताओं को रखेंगे तो ज्यादा समय भी मिल पाएगा और ज्यादा अच्छे से विस्तृत रूप से चर्चा हो पाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी वक्ताओं का, और एक बार पुनः आप सब लोगों को इकट्ठा होने के लिए हम पुनः आमंत्रित करें इस निवेदन के साथ, और आप लोग हमारा निवेदन स्वीकार करके पुनः आएंगे इस मंच पर और चर्चा करेंगे, हम सब लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। तो इस निवेदन के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी, एक सेकंड में बोलना चाहूंगा जी, 1 मिनट में बोलना चाहूंगा कि अपने शिक्षा नीति के साथ में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज हमारा समाज में खान पान बिगड़ता जा रहा है, नॉन वेज की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। हम बिल्कुल जीव दया पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हरिशंकर जैन साहब बैठे हैं, जैन भी हैं। हम लोगों को कम से कम ये बात का भी प्रचार करना चाहिए, अपने देश में खान पान सुधारें, नॉन वेज का कम से कम शाकाहार का प्रचार होना चाहिए, शाकाहार का प्रचार होना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं तो जैन हूँ, तो जैन होने के नाते सूर्योदय के बाद भी नहीं खाता हूँ, और लौकी तोरई परवल वगैरह ही खाता हूँ, आलू वगैरह भी हम लोग नहीं खाते हैं। तो कम से कम हमें शिक्षा नीति के साथ में खान पान पर, ये जो आज भूकंप और ये जो त्राई मच रही है, वायरस पैदा हो रहे हैं, ये कारण ये भी है खान पान से। हमें शिक्षा नीति के साथ में खान पान पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद सर। अलग सेशन के लिए एक रखा जाए, अलग सेशन भारतीय संस्कृति और सभ्यता और कैसा हमारा खान पान हो, है ना, कैसे हम पाश्चात्यकरण को अपने से दूर कर सकें, कैसे हम भारतीयता को अपना सके, इस पे एक अलग सेशन हम लोग जरूर एक बार आयोजित करेंगे और इस पे विस्तृत चर्चा अवश्य करेंगे। बिल्कुल अवश्य चर्चा होगी। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। नमस्कार, आप सभी लोगों को नमस्कार। इसी के साथ आज के इस विचार मंच के औपचारिक रूप से समापन की मैं घोषणा करती हूँ। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आप हमसे जुड़े और हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मंच संचालन के लिए आप विशेष बधाई की पात्र हैं। कार्यक्रम संचालन के लिए बहुत अच्छा संचालन किया आपने। आपको विशेष रूप से आभार हमारी तरफ से और हम सभी लोगों की तरफ से आपका विशेष आभार। जी धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी को जी।